वेलकम टू रीडर्स माइंड, वेयर विजडम मीट्स क्यूरियोसिटी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महान दिमाग की सोच में जिसने वॉरेन बफेट के साथ मिलकर निवेश की दुनिया को रीडिफाइन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ली मुंगर की। बुक का नाम है द ताओ ऑफ चार्ली मुंगर, जिसे डेविड क्लार्क ने लिखा है, और इसमें छुपे हैं वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपको न सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टर बल्कि एक वाइसर इंसान भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान की यात्रा और जानते हैं चार्ली मुंगर की सोच के अनमोल रत्न। चार्ली मुंगर के विचारों पर आधारित इस किताब के अध्यायों को आसान भाषा में समझते हैं, जिसमें उनके निवेश, व्यापार, अर्थव्यवस्था और जीवन से जुड़े अनमोल सुझाव दिए गए हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। ये किताब चार्ली मुंगर के जीवन और उनके विचारों पर आधारित है, जिन्हें वॉरेन बफेट ने आज के बर्कशायर हैथवे का वास्तविक वास्तुकार बताया है। चार्ली मुंगर का जन्म 1 जनवरी 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उन्होंने कभी अर्थशास्त्र, मार्केटिंग, वित्त या अकाउंटिंग में कोई कॉलेज कोर्स नहीं लिया, फिर भी वे 20वीं और 21वीं सदी के महानतम व्यापार और निवेश प्रतिभावानों में से एक बने। उन्होंने अपने शुरुआती दिन वॉरेन बफेट के दादा की किराना दुकान पर काम करते हुए बिताए, जहां उन्होंने इन्वेंट्री लेना, शेल्फ स्टॉक करना, ग्राहकों को खुश करना और समय पर काम पर आने जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल सीखे। ओमाहा की विविधतापूर्ण जातीय पड़ोसों में पले बढ़े चार्ली ने विभिन्न संस्कृतियों और उनकी कड़ी मेहनत करने की इच्छा को सराहा। महामंदी के दौरान भी ओमाहा रेल मार्गों और स्टॉकयार्ड के कारण बचा रहा, जिससे चार्ली ने देखा कि मुश्किल समय में भी आर्थिक गतिविधि कैसे चलती रहती है। कॉलेज के बाद उन्होंने सेना में मौसम विज्ञान का अध्ययन किया और बाद में हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ली। कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे इससे कभी बहुत अमीर नहीं बन पाएंगे। 1959 में उनकी मुलाकात वॉरेन बफेट से हुई और ये मुलाकात उनके जीवन का मोड़ साबित हुई। दोनों ने तुरंत एक दूसरे के निवेश दर्शन को समझा और एक लंबी तथा लाभदायक साझेदारी की शुरुआत की। चार्ली ने 1962 में अपनी निवेश साझेदारी शुरू की और 3 साल के भीतर पूरी तरह से निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी। उनके शुरुआती निवेशों में स्टॉक आर्बिट्रेज शामिल था, जहां वे कम कीमत पर बिकने वाली कंपनी के शेयरों को खरीदते थे, उम्मीद करते हुए कि अधिग्रहण के बाद उनकी कीमत बढ़ जाएगी। बाद में उन्होंने वॉरेन के साथ ब्लू चिप स्टैम्प और अन्य कंपनियों में निवेश किया, जहां उन्होंने कंपनी की फ्लोट, ग्राहकों द्वारा स्टैम्प को भुनाने में लगने वाला समय का लाभ उठाया। उन्होंने महसूस किया कि अच्छे व्यवसायों में निवेश करना महत्वपूर्ण है, जो बड़ी पूंजी की आवश्यकता के बिना नकदी पैदा करते हैं। 1979 में चार्ली बर्कशायर हैथवे के पहले वाइस चेयरमैन बने और उनकी सलाह ने बर्कशायर को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वॉरेन बफेट के अनुसार चार्ली ने उन्हें सस्ती कीमत पर अच्छे व्यवसाय खरीदने के बजाय सही कीमत पर शानदार व्यवसाय खरीदने की दिशा में धकेला। भाग आई। सफल निवेश पर चार्ली के विचार, चार्लीज थॉट्स ऑन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। एक तेज पैसा, फास्ट मनी। चार्ली मुंगर का मानना है कि तेज अमीर बनने की चाहत खतरनाक है। यह जुए जैसा है जहां हम अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों पर दाव लगाते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने भी बहुत अधिक लिवरेज का उपयोग किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खतरा समझा और अब लंबी अवधि के व्यवसाय के अर्थशास्त्र पर दाव लगाते हैं, न कि स्टॉक के अल्पकालिक मूल्य में उतार चढ़ाव पर। उदाहरण 9/11 जैसी अप्रत्याशित घटनाएं स्टॉक मार्केट को गिरा सकती हैं और लिवरेज पोजीशन वाले निवेशकों को बर्बाद कर सकती हैं। 2. योग्यता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। चार्ली कहते हैं, ये जानना कि आप क्या नहीं जानते प्रतिभाशाली होने से ज्यादा उपयोगी है। हमें उन व्यवसायों में निवेश करने से बचना चाहिए जिन्हें हम नहीं समझते हैं। उदाहरण 1990 के दशक के अंत में, जब टेक स्टॉक बुल मार्केट चरम पर था, चार्ली ने इंटरनेट व्यवसायों से पूरी तरह परहेज किया क्योंकि वे उनके योग्यता के दायरे से बाहर थे। बाद में जब बुलबुला फूटा तो उनका यह निर्णय सही साबित हुआ। 3. मूर्ख बनने से बचें।
अवॉइड बीइंग एन इडियट उनका निवेश दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शेयर बाजार कभी कभी एक कंपनी के शेयरों को उसके दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य से कम आंकता है। जब ऐसा होता है तो वे कंपनी में निवेश करते हैं, उसे लंबी अवधि के लिए रखते हैं और व्यवसाय के अंतर्निहित अर्थशास्त्र को अंततः स्टॉक की कीमत बढ़ाने देते हैं। उदाहरण, चार्ली के लिए सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर गलतियां करने से चूक जाना है, जैसे कि जब एक अच्छा निवेश का अवसर सामने आता है तो उस पर कार्य न करना या बहुत कम खरीदना। 4. दूर चलना, वॉकिंग अवे चार्ली के अनुसार, जीवन आंशिक रूप से ताश के खेल जैसा है, जहां आपको कभी कभी एक बहुत पसंद किए गए हाथ को छोड़ना सीखना होता है। आपको गलतियों और नए तथ्यों को संभालना सीखना चाहिए जो बाधाओं को बदलते हैं। उदाहरण, बर्कशायर ने 1980 के दशक में फ्रेडी मैक में शेयर खरीदे थे। जब फ्रेडी मैक का प्रबंधन अत्यधिक जोखिम लेने लगा, तो बर्कशायर ने 1999 में मुनाफे पर अपने निवेश को बेच दिया और 2008 तक फ्रेडी मैक दिवालियापन की कगार पर था। 5. आसान निशाना, इजी शूटिंग चार्ली कहते हैं, एक बैरल में मछली को गोली मारने का मेरा विचार पहले बैरल को खाली करना है। इसका मतलब है कि कभी कभी शेयर बाजार घबराहट में अंडरप्राइस्ड, कम मूल्य वाले बेहतरीन व्यवसाय प्रदान करता है, जिसे वे बैरल को खाली करना कहते हैं। उदाहरण, जब निवेशक किसी स्टॉक मार्केट में घबराहट के कारण हर तरह के निवेश से भाग रहे होते हैं तो स्टॉक की कीमतें गिर जाती हैं, जिससे चार्ली के लिए सस्ते में महान व्यवसायों को देखना आसान हो जाता है। 6. खुलासा, रेवलेशन चार्ली और वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम के किफ़ायती कीमत पर अच्छे व्यवसाय खरीदने के दर्शन से परे जाकर सही कीमत पर शानदार व्यवसाय खरीदने के दर्शन को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ व्यवसायों में असाधारण अर्थशास्त्र होते हैं जो समय के साथ उनके आंतरिक मूल्य को बढ़ाते हैं। उदाहरण, 1988 में कोका कोला के स्टॉक को खरीदना। ग्राहम के लिए इसकी 18 की PE अनुपात बहुत अधिक थी, लेकिन चार्ली और वॉरेन ने देखा कि व्यवसाय का दीर्घकालिक अर्थशास्त्र इसे इस कीमत पर भी एक सौदा बनाता है। 27 साल बाद बर्कशायर का $1.299 बिलियन का प्रारंभिक निवेश $17.184 बिलियन हो गया, जिसमें 10.04% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर मिली और लाभांश डिविडेंड्स अलग से। 7. ग्राहम की गलती, ग्रैहम्स एरर ग्राहम का निवेश दर्शन महामंदी के उनके अनुभव से बहुत प्रभावित था। उन्होंने सुरक्षा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा विकसित की, जिसमें वे कंपनी को उसके बुक वैल्यू से कम पर बिकने पर खरीदते थे। समस्या, ग्राहम की प्रणाली में एक बार स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य तक पहुंच जाए तो उसे बेचना पड़ता था। इसका मतलब था कि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि लाभ से वंचित रहना पड़ता था। उदाहरण, अगर ग्राहम ने 1974 में बर्कशायर हैथवे खरीदा होता तो वह उसे 1980 में बेच देते और 2016 तक $210,000 प्रति शेयर तक बढ़ने का लाभ नहीं उठा पाते। 8. आराम से निवेश करना, सिटिंग ऑन योर एस चार्ली कहते हैं, अपने निवेश पर बैठे रहें। आप दलालों को कम भुगतान कर रहे हैं, आप कम बकवास सुन रहे हैं, और अगर यह काम करता है तो कर प्रणाली आपको प्रति वर्ष 1, 2 या 3% अतिरिक्त देती है। यह दर्शन अच्छे व्यवसाय को लंबे समय तक रखने पर जोर देता है। उदाहरण, $1 मिलियन का निवेश जो 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि होता है, 20 साल में 191 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें टैक्स बचत के कारण 3% अतिरिक्त जोड़ दें, 7%, तो यह 3,869,684 हो जाएगा। 9. ज्ञान का उदय, द डॉनिंग ऑफ विजडम चार्ली के अनुसार, यह स्वीकार करना कि आप क्या नहीं जानते, ज्ञान का उदय है। उदाहरण, चार्ली ने बीमा, बैंकिंग, समाचार पत्र, टेलीविजन, कैंडी कंपनियों आदि सहित अपने योग्यता के दायरे को लगातार बढ़ाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे क्या नहीं जानते थे और फिर उसके बारे में सीखा। 10. विश्लेषक, एनालिस्ट्स चार्ली का मानना है कि कॉर्पोरेट जगत में यदि आपके पास विश्लेषक, ड्यू डिलिजेंस और कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, तो
तो आपने बस नरक का वर्णन किया है। उन्हें उन विश्लेषकों पर संदेह होता है जो वित्तीय संस्थानों से लाखों डॉलर लेते हैं और उन्हें उच्च रेटिंग देते हैं, खासकर जब उन उत्पादों में बहुत जोखिम होता है। उदाहरण 2007-09 की आवास बुलबुला और मंदी इसी तरह की समस्याओं का परिणाम थी, जहां रेटिंग एजेंसियों ने सबप्राइम मॉर्गेज उत्पादों को अच्छी रेटिंग दी। 11 एक गलत दाव, अ मिसप्राइज्ड गैम्बल। चार्ली के लिए निवेश एक गलत दाव ढूंढना है, जहां स्टॉक की कीमत कंपनी के दीर्घकालिक भविष्य के अर्थशास्त्र के साथ तालमेल में नहीं है। उदाहरण ये तब होता है जब एक कंपनी का स्टॉक मूल्य उसके दीर्घकालिक व्यावसायिक संभावनाओं को बहुत कम आंकता है। जब शेयर की कीमत गिरती है तो यह अवसर पैदा करता है क्योंकि कीमतें नीचे की ओर गलत कीमत पर होती हैं। 12 विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। चार्ली कहते हैं, विविधीकरण की वेदी पर यह पूजा करना, मुझे लगता है कि ये वास्तव में पागलपन है। अत्यधिक विविधीकरण, जैसे 50 या अधिक स्टॉक रखना, विजेताओं को हारने वालों से रद्द कर देता है और बाजार या इंडेक्स फंड की नकल करता है। उनकी सलाह, यदि हम उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास उत्कृष्ट अर्थशास्त्र है, तो हम अपने पोर्टफोलियो में 10 या उससे कम कंपनियों तक सीमित रह सकते हैं और फिर भी अप्रत्याशित व्यावसायिक विफलता से सुरक्षित रह सकते हैं। 13 भारी दाव कब लगाएं? When to bet heavily। चार्ली का मानना है कि अच्छे विचार दुर्लभ होते हैं। जब बाधाएं आपके पक्ष में हो तो भारी दाव लगाएं। उदाहरण जब कोई मैक्रोइकोनॉमिक घटना स्टॉक की कीमतों को गिरा देती है तो चार्ली जितना हो सके उतना खरीदते हैं। उनका मानना है कि जब स्टॉक की कीमतें गिरती हैं तो बाधाएं निवेशकों के पक्ष में हो जाती हैं, बशर्ते वे अच्छी दीर्घकालिक अर्थशास्त्र वाली कंपनियों में निवेश करें। 14 झुंड, द हर्ड। चार्ली कहते हैं, झुंड की नकल करना माध्य की ओर प्रतिगमन को आमंत्रित करता है। यदि हम इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो हम औसत निवेशक से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। उनकी रणनीति, चार्ली की दुनिया में दूसरों के बेचने पर खरीदना होता है, जो झुंड के साथ चलने वाले लोगों के लिए मुश्किल होता है। 15 दूरदर्शिता, फोरसाइट। चार्ली कहते हैं, मैं कभी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया। मैं सटीक भविष्यवाणी करके पैसा नहीं कमाता। हम बस अच्छे व्यवसायों में उतरते हैं और वहीं रहते हैं। उनके लिए वित्तीय प्रेस में स्टॉक मार्केट के बारे में होने वाली सारी बातें अर्थहीन शोर। उनकी भविष्यवाणी, वह ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जंगली उत्साह और उच्च कीमतों के पल होंगे, जिसके बाद गंभीर मंदी और बहुत कम स्टॉक कीमतें आएंगी। 16 वित्तीय संकट अवसर के समान, फाइनेंशियल क्राइसिस इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। चार्ली का मानना है कि चक्रीय वित्तीय संकट पूंजीवाद की प्रकृति में निहित है। वे नकद जमा करके ऐसे संकटों का इंतजार करते हैं। उदाहरण 1990 की मंदी में जब बैंक स्टॉक बुरी तरह गिरे, बर्कशायर ने वेल्स फार्गो बैंक के 5 मिलियन शेयर $289 मिलियन में खरीदे। 2016 तक स्टॉक स्प्लिट के कारण वे 40 मिलियन शेयर हो गए, जिनकी कीमत लगभग $1.9 बिलियन है, जो 7.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर प्रदान करता है, लाभांश को छोड़कर। 17 नकदी महत्वपूर्ण है। कैश इसकी चार्ली $10 मिलियन नकद रखने की वकालत करते हैं। बर्कशायर भी $72 बिलियन नकद रखता है, सही सौदे का इंतजार कर रहा है। फायदा, ये कम प्रारंभिक रिटर्न का त्याग करके उत्कृष्ट व्यवसायों को उचित मूल्य पर ढूंढने से वर्षों तक उच्च रिटर्न प्राप्त करने का एक व्यापार बंद है। 18 एक हतोत्साहित पीढ़ी, अ डिमोरलाइज्ड जनरेशन। 1929 और 1932 के क्रैश ने स्टॉक की कीमतों को इतना तबाह कर दिया कि निवेशकों ने लगभग 30 वर्षों तक सामान्य शेयरों में रुचि खो दी। अवसर, कंपनियों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगभग 2 गुना लाभांश देना पड़ा जो बॉन्ड दे रहे थे। चार्ली और वॉरेन ने इन्हीं कंपनियों को खरीदकर अपनी निवेश की शुरुआत की और मल्टीमिलियनियर बन गए। 19 धैर्य, पेशेंस। चार्ली कहते हैं, मैं सफल हुआ क्योंकि मेरे पास ध्यान केंद्रित करने की लंबी अवधि है। धैर्य निवेश के खेल में एक संपत्ति है। इसमें नकदी के ढेर पर धैर्यपूर्वक बैठे रहना शामिल है। एक महान व्यवसाय की स्टॉक कीमत के कम होने का इंतजार करना। उदाहरण
वॉरेन ने 1960 के दशक के अंत में स्टॉक मार्केट छोड़ दिया और 5 साल तक कुछ भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंटरनेट बुलबुले के दौरान भी चार्ली और वॉरेन ने खरीदारी छोड़ दी और 2003 तक फिर से स्टॉक को आकर्षक नहीं पाया। 20 शेयर की कीमतें, स्टॉक प्राइसेस। चार्ली के अनुसार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सामान्य शेयरों की कीमतों में अत्यधिक और मूर्खतापूर्ण अति हो सकती है। वह स्टॉक को आंशिक रूप से बॉन्ड की तरह मानते हैं, जो भविष्य में नकदी उत्पन्न करने के उपयोग मूल्य के तर्कसंगत अनुमानों पर आधारित होता है। रेम्ब्रांड पेंटिंग का उदाहरण। स्टॉक की कीमतों को आंशिक रूप से रेम्ब्रांड चित्रों की तरह भी महत्व दिया जाता है, जो मुख्य रूप से इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि उनकी कीमतें अब तक बढ़ी हैं। जब एक एसेट बुलबुला फटता है तो लोग रेम्ब्रांड और स्टॉक दोनों को बेचते हैं, जिससे चार्ली और वॉरेन को खरीदने का अवसर मिलता है। 21 एबिडा। चार्ली कहते हैं, मुझे लगता है कि हर बार जब आप एबिडा शब्द देखें तो आपको बुलशिट कमाई शब्द का उपयोग करना चाहिए। वह ब्याज, कर और मूल्यह्रास को वास्तविक खर्च मानते हैं जिनका भुगतान किया जाना चाहिए। कारण उनके अनुसार यदि हम एबिडा का उपयोग किसी कंपनी की कमाई निर्धारित करने के लिए करते हैं तो हमें कंपनी की वास्तविक आर्थिक प्रकृति का एक अवास्तविक दृश्य मिलेगा। 22 वित्त कंपनियों के खतरे, डेंजर्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज। चार्ली के अनुसार जहां जटिलता है, स्वाभाविक रूप से धोखाधड़ी और गलतियां हो सकती हैं। यह हमेशा वित्तीय कंपनियों के लिए सच होगा। वित्तीय कंपनियों की जटिलता के कारण ये जानना लगभग असंभव है कि वे कब भटक गई हैं, जब तक कि वे पतन न कर जाएं। उदाहरण, लेहमन ब्रदर्स, AIG और मेरिल लिंच जैसे दिग्गजों का पतन इस बात का प्रमाण है। डेरिवेटिव ऐसी जटिलता पैदा करते हैं जिससे नियामक और विश्लेषक जोखिम को नहीं देख पाते। 23 अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। चार्ली का मानना है कि स्मार्ट लोग अति आत्मविश्वास से पेशेवर आपदाओं से मुक्त नहीं हैं। उदाहरण, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM का पतन। यह एक हेज फंड था जिसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित बहुत स्मार्ट लोगों ने अत्यधिक लिवरेज का उपयोग करके चलाया था। रूस के ऋण चूक के बाद LTCM के बॉन्ड स्प्रेड गलत दिशा में चले गए, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गई। चार्ली का सबक ये है कि अत्यधिक स्मार्ट लोगों और बड़ी मात्रा में लिवरेज का संयोजन अक्सर आपदा में समाप्त होता है। 24 निवेश प्रबंधक, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। चार्ली का मानना है कि फीस संचालित निवेश प्रबंधन व्यवसाय पागलपन भरा है। वे अक्सर निवेशकों से आसमान का वादा करते हैं ताकि पैसा जुटा सकें और फिर अत्यधिक लिवरेज का उपयोग करके बड़े दाव लगाते हैं। कारण, यदि वे जीतते हैं तो उन्हें बड़ी फीस मिलती है, लेकिन यदि वे हारते हैं तो निवेशक और बैंक नुकसान उठाते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जहां रूढ़िवादी होना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है क्योंकि अन्य फंड उच्च रिटर्न दिखाते हैं। 25 इंतजार, वेटिंग। चार्ली कहते हैं, एक निवेशक के रूप में आपको इंतजार करना मदद करता है और बहुत से लोग इंतजार नहीं कर सकते। रणनीति, आपको सही कंपनी के लिए इंतजार करना होगा। एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी जो सही कीमत पर बिक रही हो। और चार्ली का मतलब है जब तक लगे इंतजार करना, जिसका मतलब कई साल हो सकता है। 26 कर आश्रय, टैक्स शेल्टर्स। चार्ली ने देखा है कि लोग बहुत अधिक करों को कम करने की कोशिश में अक्सर वास्तव में मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं। चार्ली की सलाह, जब भी कोई आपको जीवन में कहीं भी टैक्स शेल्टर प्रदान करे तो मेरी सलाह होगी कि उसे न खरीदे। बर्कशायर हैथवे खुद एक प्रकार का कानूनी टैक्स शेल्टर है क्योंकि ये कभी लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जिससे लाभांश भुगतान पर कर से बचा जा सके और निवेश को दशकों तक रखा जाता है। 27 स्थायी समस्याएं, एंड्योरिंग प्रॉब्लम्स। चार्ली एक उत्कृष्ट कंपनी और एक साधारण कंपनी के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। उदाहरण, कोका कोला कंपनी एक उत्कृष्ट कंपनी है जिसने पिछले 50 वर्षों में केवल 2 बार बड़ी गलती की। एक बार मूवी व्यवसाय में घुसकर और फिर न्यू कोक के साथ। एक साधारण व्यवसाय का सही उदाहरण कोई भी एयरलाइन है जो लगातार यूनियन, ईंधन लागत और मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की समस्याओं से जूझती है।
28 आश्चर्य सरप्राइजेस। चार्ली कहते हैं, अनुकूल आश्चर्य संभालना आसान होता है। ये प्रतिकूल आश्चर्य होते हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं। हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। ओ सुरक्षा का मार्जिन। स्टॉक के मामले में चार्ली मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में सुरक्षा के मार्जिन के बारे में सोचते हैं। जितनी कम कीमत उतना अधिक सुरक्षा का मार्जिन, जितनी उच्च व्यवसाय की गुणवत्ता उतना अधिक सुरक्षा का मार्जिन। 29 बाधाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द ऑड्स। चार्ली की सलाह है, तभी आगे बढ़े जब आपको फायदा हो। आपको बाधाओं को समझना होगा और तभी दाव लगाने का अनुशासन रखना होगा जब बाधाएं आपके पक्ष में हों। ओ सबक। उन्होंने सीखा कि जैसे जैसे स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं, बाधाएं निवेशकों के खिलाफ जाने लगती हैं, और जब कीमतें गिरती हैं तो बाधाएं निवेशकों के पक्ष में आने लगती हैं। यदि आप पूरी तरह से निवेशित रहते हैं तो बाजार क्रैश होने पर आपके पास निवेश करने के लिए नकदी नहीं होगी। 30 कुछ अच्छी कंपनियां, फ्यू गुड कंपनीज। चार्ली कहते हैं, यदि आप कुछ शानदार कंपनियां खरीद सकते हैं तो आप अपने गधे पर बैठ सकते हैं। यह एक अच्छी बात है। ओ बेंजामिन ग्राहम की विधि की सीमा। ग्राहम की विधि में स्टॉक को एक बार उसके आंतरिक मूल्य तक पहुंचने पर बेचना होता था। यह महान व्यवसायों से होने वाले चक्रवृद्धि लाभ को रोक देता है। चार्ली और वॉरेन का सिद्धांत है कि टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी का अंतर्निहित मूल्य समय के साथ बढ़ता है। जितना अधिक समय तक आप कंपनी के मालिक होते हैं, उतना ही अधिक उसका मूल्य बढ़ता है। 31 एक व्यवसाय का स्वामित्व, ऑनरशिप ऑफ अ बिजनेस। चार्ली कहते हैं, एक स्टॉक को व्यवसाय के स्वामित्व के रूप में देखें और व्यवसाय की प्रतिस्पर्धी लाभ के संदर्भ में उसकी स्थायी गुणवत्ता का आकलन करें। ओ रणनीति। वे पहले ये पता लगाते हैं कि पूरी कंपनी कितने में बिक रही है और फिर खुद से पूछते हैं कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आर्थिक इकाई के रूप में कंपनी का मूल्य क्या है। यदि यह बाजार मूल्यांकन से बहुत अधिक है तो यह संभावित खरीदारी है। ओ टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ। इसका मतलब है ये निर्धारित करना कि क्या उत्पाद या सेवा अगले 20 वर्षों में अप्रचलित नहीं होगी। बर्कशायर के अधिकांश निवेश उन कंपनियों में हैं जिन्होंने 50 या अधिक वर्षों से एक ही उत्पाद या सेवा का निर्माण किया है, जैसे कोका कोला, वेल्स फार्गो और सीज कैंडीज। 32 वास्तविकता को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग रियलिटी। चार्ली के अनुसार, मुझे लगता है कि किसी को वास्तविकता को पहचानना चाहिए, भले ही वह उसे पसंद ना करे। वास्तव में, खासकर जब वह उसे पसंद ना करें। ओ उदाहरण, बर्कशायर अपने पुनर्बीमा व्यवसाय में इस सिद्धांत का पालन करता है। जब अत्यधिक क्षमता के कारण कीमतें कम हो जाती हैं, तो बर्कशायर पुनर्बीमा बेचना बंद कर देता है और कीमतों के फिर से बढ़ने का इंतजार करता है। 33 मूर्ख न होना, नॉट बीइंग स्टूपिड। चार्ली कहते हैं, यह उल्लेखनीय है कि हम जैसे लोगों ने लगातार मूर्ख न बनने की कोशिश करके कितना दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया है, बजाय इसके कि बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करें। ओ जोखिम। उनके लिए मूर्ख होने का मतलब है किसी व्यवसाय के लिए उसके मूल्य से अधिक खर्च करना। 34 अवसर, अपॉर्चुनिटी। चार्ली का मानना है कि यदि आप एक अद्भुत व्यवसाय में प्रवेश करने का अवसर मिलने पर पागलों की तरह खरीदारी नहीं करते, तो यह एक बड़ी गलती है। ओ चुनौती। ऐसा करने के लिए आपको आमतौर पर गिरते हुए स्टॉक मार्केट में खरीदारी करनी होती है, जो अधिकांश लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे डर जाते हैं। 35 बर्कशायर हैथवे का भविष्य, दी फ्यूचर ऑफ बर्कशायर हैथवे। चार्ली एक प्लेबॉय की कहानी का उपयोग करते हैं जो अपने नगरपालिका बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर निर्भर था। ओ अर्थ। चार्ली इस कहानी का उपयोग यह याद दिलाने के लिए करते हैं कि बर्कशायर हैथवे उत्कृष्ट व्यवसायों का एक संग्रह है जिसे चार्ली और वॉरेन ने उनके बेहतर अंतर्निहित अर्थशास्त्र और शानदार प्रबंधकों के कारण चुना है। ये व्यवसाय उनके जाने के बाद भी बर्कशायर के लिए अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। 36 वित्तीय डिमेंशिया, फाइनेंशियल डिमेंशिया। चार्ली कहते हैं, वित्त के बारे में सेक्स से ज्यादा डिमेंशिया है। उनका मतलब है कि वित्तीय आपदाओं को जल्दी भुला दिया जाता है, जिससे संस्थाएं अतीत की गलतियों को दोहराती हैं। ओ चार्ली की रणनीति।
वे बड़ी नकदी आरक्षित के साथ देर से बुल बाजारों में खुद को स्थिति में लाते हैं, आने वाले पतन और उससे मिलने वाले अवसरों की उम्मीद में। वे बुल मार्केट के अंतिम चरणों में लाभ कमाने से चूक जाते हैं ताकि मंदी आने पर वे बड़ा खरीद सकें। उदाहरण 1998 में चार्ली और वॉरेन ने कुछ भी खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि कीमतें बहुत अधिक थीं। जब 2000 में बुलबुला फूटा और 2008 में मंदी आई तो वे बड़ी खरीदारी करने की स्थिति में थे। 37 व्यावसायिक मूल्यांकन बिजनेस वैल्यूएशंस चार्ली कहते हैं, यदि लोग इतनी बार गलत नहीं होते तो हम इतने अमीर नहीं होते। निवेशक अक्सर व्यावसायिक मूल्यांकनों के बारे में गलत होते हैं, विशेष रूप से जब वे एक व्यवसाय को उसके दीर्घकालिक अर्थशास्त्र से कम आंकते हैं, जिससे खरीदने के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण 1973 से 74 स्टॉक मार्केट क्रैश में वॉरेन ने वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा। 1987 के क्रैश ने बर्कशायर को कोका कोला स्टॉक खरीदना शुरू करने का अवसर दिया। 1990 की बैंकिंग मंदी ने वेल्स फार्गो खरीदने का अवसर दिया। 2007-09 के सबप्राइम संकट ने हाल डेविडसन, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के तरजीही इक्विटी या ऋण का अधिग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया। 38 इंतजार सबसे कठिन हिस्सा है। वेटिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट चार्ली कहते हैं। आपको बहुत धैर्यवान होना होगा। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कुछ ऐसा न आ जाए जो उस कीमत पर जिसे आप चुका रहे हैं आसान हो। ये मानवीय प्रकृति के विपरीत है, बस पूरे दिन कुछ न करना, इंतजार करना। कारण अधिकांश निवेशक अधीर होते हैं। वे कुछ कम के लिए समझौता करते हैं, जबकि वे इंतजार करके कुछ अधिक प्राप्त कर सकते थे। चार्ली का तरीका मानवीय प्रकृति के विपरीत है, लेकिन यही एक जीतने वाली निवेश रणनीति है। वह निवेश की तलाश में नहीं रहते, बल्कि सही दीर्घकालिक निवेश, सही कीमत पर उनके पास आने का इंतजार करते हैं। 39 अंदर घुसना वेडिंग इन चार्ली कहते हैं, जब चीजें वास्तव में भयानक होती हैं तो हमारा इतिहास है कि हम अंदर घुस जाते हैं जब कोई और नहीं करेगा। कारण चार्ली ऐसा तभी कर पाते हैं जब वे वित्तीय आपदा का लाभ उठाने के लिए नकदी के ढेर पर बैठे होते हैं। अधिकांश निवेश फंड 100% निवेशित होते हैं या उधार लेते हैं, जिससे वे बाजार गिरने पर खरीदारी करने की स्थिति में नहीं होते। यह स्थिति चार्ली और वॉरेन जैसे निवेशकों के लिए कम लटके फल छोड़ देती है। 40 शैक्षणिक जादू टोना एकेडमिक सोर्सरी चार्ली को वित्त प्रोफेसरों पर अधिक भरोसा नहीं है, क्योंकि वे कुशल बाजार सिद्धांत का प्रचार करते हैं, जो कहता है कि कोई भी बाजार को हरा नहीं सकता। चार्ली का तर्क प्रोफेसर यह भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत कंपनियों में अक्षमता के क्षण होते हैं, जब अल्पकालिक कुशल स्टॉक मार्केट उन्हें उनके अंतर्निहित दीर्घकालिक अर्थशास्त्र के सापेक्ष गलत कीमत पर बेचता है। उदाहरण जब स्टॉक मार्केट में घबराहट होती है और निवेशक नकदी की ओर भागते हैं तो स्टॉक की कीमतें गिर जाती हैं। यह दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य के सापेक्ष एक गलत कीमत बना सकता है। 41 लालची बैंकर ग्रीडी बैंकर्स चार्ली नैतिक बैंकिंग के एक स्पष्ट समर्थक हैं, जहां ग्राहकों के लिए अच्छी चीजें बेचकर पैसा कमाया जाता है। समस्या चार्ली को ये घृणित लगता है कि कैसे बैंक और बंधक कंपनियां उच्च लागत वाले क्रेडिट को उन लोगों तक पहुंचाती हैं जो इसे संभाल नहीं सकते। पहले बैंक बंधक को अपनी किताबों पर रखते थे, इसलिए वे बहुत सावधान रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बंधक बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ये परवाह नहीं रही कि वे किसे उधार दे रहे हैं। 42 बैंकों में निवेश इन्वेस्टिंग इन बैंक्स चार्ली और वॉरेन बैंक में निवेश करते समय प्रबंधन की गुणवत्ता और अखंडता पर जोर देते हैं। कारण बैंक के वित्तीय विवरण अक्सर इतने जटिल होते हैं कि सबसे अच्छे वित्तीय विश्लेषक भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए प्रबंधन की गुणवत्ता एक अधिक ठोस कारक है। 43 कोई एक सूत्र नहीं, नो सिंगल फॉर्मूला चार्ली का मानना है कि कोई एक सूत्र नहीं है। आपको व्यवसाय और मानव स्वभाव और संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। सलाह लोग एक सरल जादुई प्रणाली की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है।
उनके अनुसार 100 व्यावसायिक आत्मकथाएं पढ़ना 100 निवेश पुस्तकों को पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इससे आपको विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों की गहराई से समझ मिलती है। इसके अतिरिक्त अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र और केंद्रीय बैंकिंग के अच्छे कोर्स महत्वपूर्ण हैं। 44 प्रौद्योगिकी पर ऑन टेक्नोलॉजी। चार्ली के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सबसे बड़ा सबक ये पहचानना है कि प्रौद्योगिकी कब आपकी मदद करेगी और कब आपको मार देगी। कमोडिटी व्यवसायों के लिए खतरा। यदि आप एक कमोडिटी प्रकार का व्यवसाय हैं, तो कोई भी प्रौद्योगिकी सफलता जो लागत कम करती है, वह आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा भी अपना ली जाएगी, जिससे आपको कोई प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं मिलेगा। ग्राहक ही लाभ उठाएंगे। टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसायों के लिए लाभ। यदि किसी कंपनी के पास एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ है, जैसे कोका कोला, तो नई तकनीक से होने वाली लागत बचत सीधे मुनाफे में बदल जाती है, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धी इसे मूल्य कटौती से इरोड नहीं कर सकता है। 45 सफल निवेश। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। चार्ली के अनुसार सफल निवेश में साहस और धैर्य का यह पागल संयोजन आवश्यक है, और फिर जब अवसर खुद को प्रस्तुत करे तो उस पर झपटने के लिए तैयार रहना। उदाहरण, मार्च 2009 में महामंदी के बीच चार्ली ने अपनी कंपनी डेली जर्नल के लिए वेल्स फार्गो बैंक के 1.6 मिलियन शेयर खरीदे, औसत $8.58 प्रति शेयर की लागत पर। वे ऐसा कर पाए क्योंकि वे केंद्रित थे, उनके पास नकदी थी और वेल्स फार्गो को अच्छी तरह समझते थे। 46 औसत को हराना। बीटिंग द एवरेज। चार्ली कहते हैं कि औसत को हराना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, और इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आम लोगों के लिए सलाह। अधिकांश लोगों के लिए अपने पैसे बचाना, भालू बाजार में इंडेक्स फंड खरीदना और फिर उसे हमेशा के लिए रखना आसान और सुरक्षित है। 47 कमीशन। कमीशंस। चार्ली कहते हैं, हर जगह जहां बड़ा कमीशन होता है, वहां धोखे की उच्च संभावना होती है। कारण कमीशन प्रेरणा के समान है। वित्तीय सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर ग्राहकों को एक निवेश से निकालकर दूसरे में डालने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे ऐसा करने से पैसा कमाते हैं। चार्ली के अनुसार एक स्टॉक ब्रोकर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के पैसे का निवेश तब तक करता है जब तक वह सब खत्म न हो जाए। भाग 2 व्यवसाय, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर चार्ली ऑन बिजनेस, बैंकिंग एंड द इकोनॉमी। 48 महामंदी। दी ग्रेट डिप्रेशन। चार्ली ने महामंदी का अनुभव किया था और जानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था को पतन की ओर धकेलने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। गंभीरता। महामंदी में विश्वव्यापी जीडीपी 15% गिरी थी, जबकि 2007-09 की महामंदी में केवल 1%। बेरोजगारी 25% तक बढ़ गई थी। 49 बैंकों को विनियमित करना। रेगुलेटिंग बैंक्स। चार्ली ने हमेशा बैंकिंग उद्योग के विनियमीकरण को शुद्ध मूर्खता माना है। ग्लास-स्टीगल एक्ट। उन्होंने 1933 के ग्लास-स्टीगल एक्ट को, जिसने सट्टा निवेश बैंकों को रूढ़िवादी वाणिज्यिक बैंकों से अलग कर दिया, अमेरिका में महान समृद्धि की अवधि की शुरुआत माना। 1999 में इसे निरस्त करना बैंकिंग मूर्खता का निमंत्रण था। 50 इतना बड़ा कि गिर न सके, टू बिग टू फेल। चार्ली कहते हैं, विफलता के बिना पूंजीवाद नरक के बिना धर्म जैसा है। समस्या। जब सरकार ये तय करती है कि कुछ वित्तीय संस्थान इतने बड़े हैं कि गिर न सकें, तो उनके प्रबंधकों को लिवरेज का उपयोग करने और जुआ खेलने में कोई डर नहीं होता। अवसर। हालांकि ये स्टॉक मार्केट में बड़ी उथल-पुथल पैदा करता है, जिससे शानदार व्यवसायों के स्टॉक सस्ते में बिकते हैं। उदाहरण, 2007-09 की बैंक विफलताओं ने वेल्स फार्गो बैंक में खरीदने का अवसर पैदा किया, जिस पर चार्ली ने तुरंत झपटा। 51 उधार लिया गया पैसा, बोरोड मनी। चार्ली को ये घृणित लगता है कि कैसे देश में घरों को मुद्रीकृत किया गया है ताकि लोग उन पर उधार ले सकें, और वित्तीय संस्थान कम से कम सक्षम लोगों को उच्च लागत वाला क्रेडिट दे रहे हैं। संघीय रिजर्व की भूमिका। फेडरल रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं को अमीर महसूस कराने के लिए ब्याज दरें कम की और क्रेडिट आवश्यकताओं को ढीला किया, जिससे वे अधिक खर्च कर सकें।
इसका परिणाम आर्थिक बुलबुला होता है जो अंततः फट जाता है। 52 मुक्त बाजार की मूर्खता, फ्री मार्केट फॉली। चार्ली ने एलन ग्रीनस्पैन, पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन, को उनकी मुक्त बाजार की विचारधारा के कारण एक सक्षम व्यक्ति लेकिन एक मूर्ख कहा है, जिसने उन्हें इंटरनेट और आवास बुलबुले को अनदेखा करने के लिए प्रेरित किया। समस्या, ग्रीनस्पैन का मानना था कि सरकार को बाजारों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भले ही वॉल स्ट्रीट अत्यधिक हो। लेकिन जब भी बाजार क्रैश होने लगता, वह फेड का उपयोग करके बाजार में पैसा डाल देते थे। उनके उत्तराधिकारी बेन बर्नांके ने भी आवास बुलबुले को बढ़ने दिया और जब वह फटा तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए $1 ट्रिलियन छापे। 53 बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग डिरेगुलेशन। चार्ली का मानना है कि शिकारी लोगों के वर्ग को जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे करने की क्षमता देना मुक्त बाजार उद्यम नहीं था, यह वैध सशस्त्र डकैती थी। परिणाम, एक अनियंत्रित बैंक या बीमा कंपनी के प्रबंधन को अधिक लिवरेज लेने और बड़े सट्टा दाव लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यदि दाव सफल होते हैं तो उन्हें लाखों के बोनस मिलते हैं, यदि वे हारते हैं तो शेयरधारक और जमाकर्ता अरबों डॉलर के नुकसान उठाते हैं। सरकारी विनियमन ही बैंकों को अत्यधिक लीवरेज और सट्टेबाजी से रोक सकता है। 54 वॉल स्ट्रीट की अति, वॉल स्ट्रीट एक्सेसेस। चार्ली ने 2007 में वॉल स्ट्रीट की तुलना सोडोम और गोमोरा के राज्यों से की है, जहां सबप्राइम मॉर्गेज को हेरिटेड पेपर के रूप में बेचा गया। परिणाम, बाइबल की कहानी में भगवान ने सोडोम और गोमोरा को उनके पापों के लिए नष्ट कर दिया, लेकिन चार्ली की कहानी में फेडरल रिजर्व और यूएस ट्रेजरी ने पापियों को पतन से बचाया ताकि पूरी अर्थव्यवस्था उनके साथ नीचे न गिरे। 55 धन प्रभाव, द वेल्थ इफेक्ट। चार्ली का मानना है कि धन प्रभाव यानी उपभोक्ता खर्च पर स्टॉक की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव अर्थशास्त्रियों के विश्वास से अधिक है। केंद्रीय बैंक की रणनीति, पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन बेन बर्नांके ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बेरोजगारी दर को कम करने के लिए धन प्रभाव का उपयोग किया, जिसमें कम ब्याज दरों और सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए पैसा छापना शामिल था। यह संपत्ति की कीमतों को बढ़ाता है, जिससे लोग अमीर महसूस करते हैं और अधिक खर्च करते हैं। 56 पैसा छापना, प्रिंटिंग मनी। चार्ली का मानना है कि लोकतंत्र मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि राजनेता स्वाभाविक रूप से खर्च करेंगे। उनके पास पैसा छापने की शक्ति होती है और वे वोटों के लिए पैसे का उपयोग करेंगे। अमेरिकी ऋण, संयुक्त राज्य अमेरिका कभी अपने ऋण पर चूक नहीं करेगा क्योंकि उसके पास डॉलर छापने की शक्ति है। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदकर ऐसा कर सकता है। यूरोपीय संघ का उदाहरण, ग्रीस, इटली और स्पेन जैसी यूरोपीय देशों को समस्या होती है क्योंकि उन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा बनाकर पैसा छापने की शक्ति यूरोपीय सेंट्रल बैंक को सौंप दी है। 57 संपत्ति मुद्रास्फीति, एसेट इन्फ्लेशन। चार्ली ने अपने जीवनकाल में बहुत अधिक मुद्रास्फीति देखी है, लेकिन उनका मानना है कि इसने निवेश के माहौल को बर्बाद नहीं किया। प्रभाव, मुद्रास्फीति वस्तुओं और संपत्तियों दोनों की कीमतें बढ़ाती है। जो लोग संपत्ति के मालिक होते हैं, मुद्रास्फीति उनके लिए मित्र है क्योंकि यह उनके निवेश के मूल्य को बढ़ाती है। उदाहरण, $50,000 का घर अब $5 लाख का हो गया है, जिससे बैंकों और बीमा कंपनियों को बहुत अधिक व्यवसाय मिलता है बिना अधिक कर्मचारी या भौतिक संयंत्र जोड़े। यही कारण है कि चार्ली और वॉरेन बीमा कंपनियों और बैंकों को पसंद करते हैं। 58 तेल भंडार, ऑयल रिजर्व्स। चार्ली का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हाइड्रोकार्बन भंडार सबसे कीमती चीजों में से एक है। राष्ट्रीय नीति पर विचार, वे तेल को वर्षा के दिन के लिए बचाने की वकालत करते हैं और सऊदी अरब के तेल का उपयोग करने की सलाह देते हैं क्योंकि तेल राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। 59 कोरिया। चार्ली दक्षिण कोरियाई लोगों की कड़ी मेहनत और सफलता की सराहना करते हैं। तुलना, वे कहते हैं कि कोरियाई लोगों ने ऑटो व्यवसाय में कुछ भी नहीं से उठकर सफलता हासिल की, जबकि अमेरिकी आलसी हो गए हैं।
उनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कड़ी मेहनत करने वाले राष्ट्र जीतेंगे। 60 गाजर और छड़ी, कैरेट्स और स्टिक्स। चार्ली एक नोज टू दी ग्राइंडस्टोन पूंजीवादी हैं। उनके अनुसार यदि हमें समृद्ध होना है तो हमें काम करना होगा। ओ प्रेरणा, उनके अनुसार यदि आप छड़ी हटा देते हैं तो पूरी प्रणाली काम नहीं करेगी। उन्होंने देखा है कि आज के समाज में हक का भाव, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जिससे लोग काम करने के डर को खो देते हैं। 61 बेकाबू बैंकर, आउट ऑफ कंट्रोल बैंकर्स। चार्ली कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बैंकरों पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। वे हेरोइन के नशेड़ी जैसे हैं। ओ समस्या, बैंकर अक्सर लिवरेज का उपयोग करके सट्टेबाजी करते हैं, क्योंकि यदि वे जीतते हैं तो उन्हें लाखों के बोनस मिलते हैं। वे सरकारी विनियमन से लगातार लड़ते हैं, जो उन्हें अत्यधिक लिवरेज से रोक सकता है। 62 डेरिवेटिव का खतरा, डेरिवेटिव डेंजर। चार्ली का मानना है कि डेरिवेटिव का बुद्धिमानी से व्यापार करना चोरी करने का लाइसेंस जैसा है, लेकिन उन्हें संदेह है कि क्या हर किसी को हर किसी के साथ जुआ खेलने से कोई बड़ा फायदा है। ओ विशाल बाजार, 2014 में दुनिया के डेरिवेटिव बाजार का काल्पनिक मूल्य 1.2 क्वाड्रिलियन $1,200 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 20 गुना है। ओ जटिलता और विनियमन की कमी, यह बाजार दिमाग चकरा देने वाला, जटिल और पूरी तरह से अनियमित। चार्ली का मानना है कि सरकार, शिक्षाविदों या बैंकों में कोई भी नहीं है जो इस सबसे बड़े वित्तीय बुलबुले के सभी खतरों को वास्तव में समझता हो। 63 कैरी ट्रेड की मूर्खता, कैरी ट्रेड फॉली। चार्ली ने 2005 में कैरी ट्रेड के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, जो 2008 में लेहमन ब्रदर्स के पतन का कारण बना। ओ कैरी ट्रेड, इसमें एक दर पर बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना और उसे एक ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग करना शामिल है जो उच्च रिटर्न दर अर्जित करती है। ओ लेहमन ब्रदर्स का उदाहरण, लेहमन ने अल्पकालिक वाणिज्यिक पेपर बाजार में अरबों डॉलर उधार लिए और उन्हें सबप्राइम मॉर्गेज के लिए लंबी अवधि के लिए उधार दिया। जब सबप्राइम मॉर्गेज पर चूक होने लगी तो लेहमन के पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं था, जिससे वह दिवालिया हो गया। 64 एशिया में भ्रष्टाचार, करप्शन इन एशिया। चार्ली कहते हैं, आप सिर्फ चीन में निवेश नहीं कर सकते, पहले जाने वाले मारे जा सकते हैं। ओ पेट्रोचाइना का उदाहरण, हालांकि 2002 में चार्ली और वॉरेन ने चीन की तेल कंपनी पेट्रोचाइना में $500 मिलियन का निवेश किया और बाद में उसे $3.5 बिलियन में बेचा। वे चीनी सरकार पर भरोसा करते थे, जो कंपनी का 88% मालिक थी। चीनी सरकार धोखाधड़ी करने वाले सीईओ को जेल भेज देती है, जबकि अमेरिकी सरकार उन्हें बेल आउट करती है। 65 चीन का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ चाइना। चार्ली के अनुसार, यदि आप देखें कि चीन ने क्या किया है, तो इस पैमाने पर दुनिया के पूरे इतिहास में कोई उपलब्धि नहीं हुई है। ओ परिवर्तन, 1979 में चीन ने खुद को एक पिछड़े साम्यवादी कृषि समाज से एक गतिशील बाजार उन्मुख औद्योगिक उच्च तकनीकी अर्थव्यवस्था में बदलना शुरू किया। 30 वर्षों में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ओ BYD कंपनी, 2008 में बर्कशायर हैथवे ने चीन की BYD कंपनी में $230 मिलियन का निवेश किया, जो चीन में ऑटो और रिचार्जेबल बैटरी का सबसे बड़ा निर्माता है। 66 मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। चार्ली कहते हैं कि जब तक हमारे पास मुक्त व्यापार और विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा है, एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल है। वह चीन के साथ मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। ओ चीनी संबंध, उनके अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। यह केवल व्यापार से ही नहीं, बल्कि इस तथ्य से भी संबंधित है कि चीन अमेरिकी सरकार के $1.2 ट्रिलियन बॉन्ड का मालिक है और अमेरिका को अपने बढ़ते घाटे को वित्तपोषित करने के लिए चीन जैसे देशों से पैसा उधार लेने की आवश्यकता है। 67 कंजूस, द माइजर। चार्ली कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है कि कोई बहुत पैसा कमाता है और उसे कंजूस की तरह रखता है। ओ धन का उपयोग, उनके अनुसार अमीर लोग अपने पैसे बैंकों और निवेश फंडों में रखते हैं,
जो इसे दूसरों को उधार देते हैं या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश करते हैं। यह पूंजी का वितरण करता है और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। 68 कॉर्पोरेट कर, कॉर्पोरेट टैक्सेस। चार्ली कहते हैं, यदि मैं दुनिया चला रहा होता तो मैं कॉर्पोरेट कर कम रखता और समानता की लालसा को किसी और तरीके से, जैसे खपत करों से पूरा करता। ओ कारण, एक उच्च कॉर्पोरेट कर दर कंपनियों को कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित करती है। सिंगापुर और हांगकांग ने कम कॉर्पोरेट करों के कारण वित्तीय केंद्र के रूप में सफलता पाई। 69 मानकों को कम करना, रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड्स। चार्ली वित्त में इंजीनियरिंग मानकों को कम न करने के महत्व पर जोर देते हैं। ओ सुरक्षा का मार्जिन, बैंकों में सुरक्षा का मार्जिन ऋण से इक्विटी अनुपात से मापा जाता है। 2007 में वॉल स्ट्रीट के निवेश बैंकों ने अपने ऋण से इक्विटी अनुपात को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक बढ़ा दिया, जिससे कई बैंक रातों रात गिर गए। चार्ली उन लोगों के प्रशंसक हैं जिन्होंने संकट से बाहर निकाला, लेकिन उन लोगों के नहीं जिन्होंने इसे पैदा किया। भाग 3, चार्ली का दर्शन व्यवसाय और निवेश में लागू। चार्लीज फिलॉसफी अप्लाइड टू बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग। 70 खरीदे और रखें, बाय एंड होल्ड। चार्ली कहते हैं, हम बस अपना सिर नीचे रखते हैं और हेडवाइंड्स और टेलविंड्स को जितना हो सके संभालते हैं और वर्षों की अवधि के बाद परिणाम स्वीकार करते हैं। ओ रणनीति, एक बार जब चार्ली को उचित मूल्य पर एक उत्कृष्ट व्यवसाय मिल जाता है तो वे जानते हैं कि उसे पकड़े रखना बुद्धिमानी है ताकि कंपनी की संचित कमाई जमा हो सके और उसके अंतर्निहित आंतरिक मूल्य को बढ़ा सके। ओ उदाहरण, बर्कशायर ने 1988 में कोका कोला खरीदा और 27 साल बाद भी उसका मालिक है। 1990 में वेल्स फार्गो में अपनी पहली स्थिति खरीदी और उसे जोड़ना जारी रखा है। 71 कॉर्पोरेट विलय, कॉर्पोरेट मर्जर्स। चार्ली कहते हैं, जब आप किशमिश को मैंगो के साथ मिलाते हैं तो भी आपको मैंगो ही मिलते हैं। ओ अर्थ, यदि एक महान कंपनी एक खराब कंपनी को खरीदती है तो खराब कंपनी महान कंपनी के परिणामों को नीचे खींच लेती है। ओ उदाहरण, कोका कोला और अन्य कंपनियों द्वारा मूवी व्यवसाय में प्रवेश करना, जो एक गंदा व्यवसाय साबित हुआ। समाधान अक्सर खराब व्यवसाय को बेचना होता है। 72 चरम पर जाना, गोइंग टू एक्सट्रीम्स। चार्ली कहते हैं, व्यवसाय में हम अक्सर पाते हैं कि जीतने वाली प्रणाली एक या कुछ चरों को अधिकतम और या न्यूनतम करने में लगभग हास्यास्पद रूप से दूर जाती है, जैसे कॉस्टको के डिस्काउंट वेयरहाउस। ओ उदाहरण, कॉस्टको ऑपरेटिंग लागत को न्यूनतम रखने के प्रति जुनूनी है, जैसे कि शॉपिंग बैग न देकर सालाना लाखों डॉलर बचाना। जिको बीमा एजेंटों और उनके कमीशन को खत्म करके सीधे उपभोक्ताओं को बेचकर लागत कम की। बैंक ऑफ अमेरिका व्यक्तिगत जमाकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करके सफल हुआ। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट एक ही निर्माता से भारी मात्रा में फर्नीचर भारी छूट पर खरीदकर प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सस्ता बेचता है। 73 बड़ा पैसा समीकरण, बिग मनी इक्वेशन। चार्ली का एक प्रसिद्ध कथन है, एक उचित कीमत पर एक महान व्यवसाय एक महान कीमत पर एक उचित व्यवसाय से बेहतर है। ओ उदाहरण, कंपनी 15% की वृद्धि दर 20x कमाई पर बिक रही में $1 लाख का निवेश 10 साल में $3,05,000 का शुद्ध लाभ देगा, जबकि कंपनी B 8% की वृद्धि दर 10x कमाई पर बिक रही में समान निवेश $1,19,000 का शुद्ध लाभ देगा। वॉरेन बफेट ने चार्ली से मिलने के बाद इस कंपनी ए दृष्टिकोण को अपनाया। 74 दो प्रकार के व्यवसाय, 2 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। चार्ली उन व्यवसायों से घृणा करते हैं जहां हर डॉलर की कमाई व्यवसाय में वापस लगानी पड़ती है, कभी कोई नकदी नहीं होती। ओ उदाहरण, उनके अपने अनुभवों में उच्च तकनीकी विनिर्माण व्यवसाय और बर्कशायर का कपड़ा व्यवसाय शामिल थे, जहां हर कमाई का डॉलर व्यवसाय को जीवित रखने के लिए खर्च करना पड़ता था। ओ पसंदीदा व्यवसाय, इसके विपरीत सीज कैंडीज जैसे व्यवसाय थे जिन्हें बहुत कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता थी और हर साल अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए नकदी निकाली जा सकती थी। 75 कुछ कंपनियां जीवित रहती हैं, फ्यू कंपनीज सर्वाइव। चार्ली कहते हैं,
बहुत लंबी अवधि में इतिहास बताता है कि किसी भी व्यवसाय के मालिकों के लिए स्वीकार्य तरीके से जीवित रहने की संभावना कम से कम है। उदाहरण ब्लू चिप स्टैम्प, डेक्स्टर शू कंपनी और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कंपनियां, जो कभी महान थीं, अब या तो अप्रचलित हो गई हैं या उनके व्यावसायिक मॉडल बदल गए हैं। 76 सीज कैंडीज। सीज कैंडीज। चार्ली ने सीज कैंडीज को खरीदने के बाद एक अच्छे ब्रांड की शक्ति सीखी। उन्होंने पाया कि वे हर साल 10% कीमतें बढ़ा सकते हैं और किसी को परवाह नहीं थी। ये एक उपभोक्ता एकाधिकार का उदाहरण है, जहां ब्रांड के पास उपभोक्ताओं के दिमाग में जगह होती है, जिससे वे मांग को नुकसान पहुंचाए बिना कीमतें बढ़ा सकते हैं। प्रभाव। यह ज्ञान बर्कशायर के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था और इसने कोका कोला जैसी कंपनियों को खरीदने के उनके समीकरण को प्रभावित किया। सीज कैंडीज बर्कशायर के लिए एक हमेशा बढ़ता अंतर्निहित मूल्य वाला पवित्र ग्रेल साबित हुआ। 77 आसान निर्णय, दर्दनाक निर्णय, इजी डिसीशंस, पेनफुल डिसीशंस। चार्ली और वॉरेन ने अपने निवेश और कंपनियों के स्वामित्व के जीवनकाल से सीखा है कि एक अच्छे व्यवसाय और एक बुरे व्यवसाय में अंतर ये है कि अच्छे व्यवसाय एक के बाद एक आसान निर्णय फेंकते हैं, बुरे व्यवसाय बार बार दर्दनाक निर्णय फेंकते हैं। निष्कर्ष। उन्होंने सीखा कि हमेशा बेहतर व्यवसाय के साथ जाना चाहिए, जिसके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ हो, जो इच्छानुसार कीमतें बढ़ा सके और जिससे बहुत सारा मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न हो। 78 बाजार में गिरावट, मार्केट डिक्लाइंस। चार्ली कहते हैं, यदि आप 2 या 3 बार 50% की बाजार मूल्य गिरावट के प्रति संभाव से प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं हैं, तो आप एक सामान्य शेयरधारक होने के योग्य नहीं हैं। दृष्टिकोण। चार्ली का मानना है कि दीर्घकालिक स्टॉक होल्डिंग की प्रकृति में कभी-कभी एक तीव्र गिरावट का अनुभव करना शामिल है, जिससे बर्कशायर हमेशा पूरी तरह से उबर गया है। यह कंपनी की आर्थिक प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है। उदाहरण कोका कोला कंपनी जैसी उत्कृष्ट अर्थशास्त्र वाली कंपनियां किसी भी स्टॉक मार्केट क्रैश से जल्दी उबर जाएंगी। 79 हमारा दाव कहाँ लगाएं, वे टू प्लेस आ बेट। चार्ली कहते हैं, औसत रूप से व्यवसाय की गुणवत्ता पर दाव लगाना प्रबंधन की गुणवत्ता पर दाव लगाने से बेहतर है, लेकिन बहुत कम ही आपको एक ऐसा प्रबंधक मिलता है जो इतना अच्छा होता है कि आप उसे एक औसत दर्जे के व्यवसाय में भी फॉलो करें। उदाहरण श्रीमती बी, मिसेस बी की नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की कहानी। श्रीमती बी एक शानदार प्रबंधक थी, जिन्होंने अपनी कंपनी को इतना सफल बनाया कि बर्कशायर ने उन्हें 2 बार खरीदा। यह एक दुर्लभ मामला था जहां प्रबंधन की गुणवत्ता इतनी असाधारण थी कि वह व्यवसाय की गुणवत्ता से भी आगे निकल गई। 80 प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। चार्ली कहते हैं, सभी व्यवसायों में से प्रोत्साहनों पर मेरा पसंदीदा मामला फेडरल एक्सप्रेस है। कहानी। फेडरल एक्सप्रेस को अपनी रात की पैकेज शिफ्टिंग में देरी की समस्या थी। उन्होंने घंटे के बजाय प्रति शिफ्ट का भुगतान करके और जल्दी खत्म करने पर घर जाने की अनुमति देकर इसे हल किया। सबक। इससे कर्मचारियों को तेजी से काम करने का प्रोत्साहन मिला, जिससे प्रबंधन के लक्ष्यों को कर्मचारी प्रोत्साहनों के साथ संरेखित किया गया। 81 AIG और GE। AIG एंड GE। चार्ली ने AIG और GE दोनों को बड़े कैरी व्यवसाय के रूप में देखा, जो एक कीमत पर उधार लेते थे और दूसरी कीमत पर निवेश करते थे। चार्ली का डर। उन्हें बड़ी क्रेडिट संचालन वाली कंपनियों में भी सबसे अच्छे और सबसे बुद्धिमान लोगों से घबराहट होती है, जिनके पास खुली हुई बैलेंस शीट होती है। परिणाम। चार्ली सही थे। कैरी ट्रेड ने 2007-09 में AIG और GE दोनों को लगभग दिवालिया कर दिया। 82 कम लिवरेज, लेस लेवरेज। चार्ली कहते हैं, बर्कशायर के संचालन में हम बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। हम कम उधार लेते हैं, अधिक अनुकूल शर्तों पर। हम कम लिवरेज से खुश हैं। खतरा। लिवरेज का ऋण लाभ को बढ़ाता है, लेकिन चीजें गलत होने पर नुकसान भी बढ़ाता है। निवेश बैंक के प्रबंधक बहुत अधिक लिवरेज का उपयोग करना पसंद करते हैं। ईर्ष्या का प्रभाव।
बैंक अक्सर ईर्ष्या के कारण अत्यधिक लिवरेज का उपयोग करते हैं। वे अन्य बैंकों में लोगों को लाखों कमाते हुए देखते हैं और खुद भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। लेहमन ब्रदर्स का 30:1 का ऋण से इक्विटी अनुपात इसका एक उदाहरण है। ओ बर्कशायर का तरीका। चार्ली और वॉरेन ने हमेशा बर्कशायर में बड़ी मात्रा में लीवरेज ऋण का उपयोग करने से परहेज किया है और उन कंपनियों में निवेश करने से भी बचा है जिनका ऋण से इक्विटी अनुपात उच्च है। 83 मास्टर प्लान्स चार्ली कहते हैं, बर्कशायर में कभी कोई मास्टर प्लान नहीं रहा है। जो कोई भी इसे करना चाहता था उसे हमने निकाल दिया क्योंकि ये अपनी एक अलग पहचान बना लेता है और नई वास्तविकता को कवर नहीं करता। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो नई जानकारी को ध्यान में रखें। ओ गतिशील वातावरण। व्यावसायिक दुनिया एक गतिशील स्थान है। एक मास्टर प्लान जो 10 साल के लिए व्यवसाय का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है, अवास्तविक है। ओ श्रीमती बी का उदाहरण। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की संस्थापक श्रीमती बी ने कहा था, हाँ, सस्ता बेचो और सच बोलो, जो एक सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण है। 84 विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन। चार्ली और वॉरेन ने कॉरपोरेट समूहों की दुनिया में एक अनूठी बात की। उन्होंने तालमेल सिनर्जी के विचार को खारिज कर दिया। ओ बर्कशायर की संस्कृति। बर्कशायर की सहायक कंपनियों के प्रमुख किसी भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही वह बर्कशायर की किसी अन्य सहायक कंपनी का प्रतिस्पर्धी हो। मुख्यालय द्वारा कोई कोटा प्रणाली लागू नहीं की जाती है। ओ लाभ। यह विकेंद्रीकरण बर्कशायर के सहायक प्रबंधकों को अपने व्यवसायों को आर्थिक वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे बड़ी कॉरपोरेट नौकरशाही की वित्तीय लागतों और अक्षमताओं से बचा जा सके। 85 एनरॉन चार्ली कहते हैं, जो लोग अकाउंटिंग में मशाल लेकर चलते हैं वे एक महान पेशे में हैं, फिर भी इन्हीं लोगों ने हमें एनरॉन दिया। ओ धोखाधड़ी। एनरॉन एक ऊर्जा कंपनी थी जिसने रचनात्मक रूप से योजनाबद्ध अकाउंटिंग धोखाधड़ी की। कंपनी ने बड़े निवेश घाटे को अपनी बैलेंस शीट से ऑफशोर पार्टनरशिप में स्थानांतरित करके शुद्ध कमाई को बढ़ाया। ओ आश्चर्य। ये चौंकाने वाला था कि आर्थर एंडरसन, जो देश की शीर्ष अकाउंटिंग फर्मों में से एक थी, धोखाधड़ी के कृत्यों में मिलीभगत थी। 86 जीएम चार्ली जनरल मोटर्स जीएम में निवेश के प्रति संशय में रहते हैं, भले ही बर्कशायर ने इसमें निवेश किया हो। ओ कारण। उनके अनुसार ऑटो उद्योग, जितना मैंने कभी देखा है, उतना ही प्रतिस्पर्धी है। जीएम एक कमोडिटी प्रकार का उत्पाद बनाती है जिसमें बहुत अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है और इसका इतिहास तेजी और मंदी का रहा है। ओ व्यक्तिगत पसंद। हालांकि बर्कशायर के एक युवा निवेश प्रबंधक को ये पसंद है, चार्ली अभी भी नहीं सोचते कि ऑटो व्यवसाय में रहना उचित है। 87 इस्कर एक इजराइल आधारित विश्वव्यापी सटीक कार्बाइड धातुकटिंग उपकरण निर्माता है जो अपने क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी है। ओ बर्कशायर का अधिग्रहण। बर्कशायर ने 2006 में कंपनी का 80% $4 बिलियन में और 2013 में अंतिम 20% $2 बिलियन में खरीदा। ओ सबक। चार्ली और वॉरेन ने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट के अधिग्रहण से सीखा कि यदि प्रमुख खिलाड़ी पर्याप्त बड़ा और अपने ग्राहक आधार में अच्छी तरह से स्थापित है तो उसके बाजार में प्रवेश करने की लागत संभावित प्रतिस्पर्धियों के लिए बहुत अधिक होती है। 88 वेल्स फार्गो चार्ली का मानना है कि सबसे अच्छे बैंक भी समय के साथ भटक जाते हैं और मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वेल्स फार्गो इसका बेहतर सामना करेगा। ओ प्रबंधन की गुणवत्ता। यह प्रबंधन की गुणवत्ता उसकी अखंडता और गेंद पर उसकी नज़र रखने की क्षमता पर जोर देता है। ओ जोखिम प्रबंधन। वेल्स फार्गो का कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर अन्य बड़े बैंकों की तुलना में बहुत कम है, जिससे ये अगले डेरिवेटिव बाजार के ढहने पर खड़ा रहने वाला अंतिम बड़ा बैंक हो सकता है। 89 मैकडॉनल्ड्स चार्ली मैकडॉनल्ड्स को एक महान शिक्षक मानते हैं। ओ कारण। मैकडॉनल्ड्स हमारी संस्कृति की सबसे कमजोर कड़ियों की ताकत में सुधार कर रहा है। ये खराब कार्य आदतों वाले लोगों को काम पर रखता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और उन्हें अच्छी कार्य आदतें सिखाता है,
जैसे समय पर काम पर आना और ग्राहकों से सुखद तरीके से निपटना। 90 तलता लिक्विडिटी साउथ सी बबल के बाद ब्रिटेन ने सार्वजनिक निगमों को प्रतिबंधित कर दिया था। चार्ली का मानना है कि थोड़ी मात्रा में तरलता स्थिति को पूरा करेगी। बहुत अधिक तरलता मानव स्वभाव को नुकसान पहुंचाएगी। समस्या वॉल स्ट्रीट तरलता बढ़ाने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग करने की वकालत करता है, लेकिन चार्ली इस पर संदेह करते हैं कि इसकी कीमत अंततः इसके लायक है या नहीं। 91 सिंगापुर चार्ली के अनुसार एक लोकतंत्र में हर कोई बारी बारी से आता है, लेकिन यदि आप वास्तव में बहुत अधिक ज्ञान चाहते हैं तो निर्णय और प्रक्रिया को एक व्यक्ति में केंद्रित करना बेहतर है। ली कुआन यू चार्ली सिंगापुर की सफलता का श्रेय ली कुआन यू को देते हैं, जिन्हें वे सिंगापुर के वॉरेन बफेट कहते हैं। ली कुआन यू ने सिंगापुर को एक ईमानदार, प्रभावी और कुशल सरकार प्रदान की। रणनीतियाँ उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों को सिंगापुर में विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए लुभाया, सिंगापुर को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में बदल दिया और अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया। भाग 4 चार्ली की जीवन, शिक्षा और खुशी की खोज पर सलाह। चार्लीज एडवाइस ऑन लाइफ, एजुकेशन एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। 92 एक कदम, 1 स्टेप एट अ टाइम। चार्ली की सलाह है, हर दिन खुद को थोड़ा समझदार बनाने की कोशिश करें जितना आप सुबह थे। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और अच्छी तरह से निभाएं। एक इंच आगे बढ़े दिन ब दिन। ज्ञान का चक्रवृद्धि प्रभाव। चार्ली ने अपने जीवन में स्वशिक्षा का पालन किया है, हर दिन 1 घंटा पढ़ने में बिताते हुए। उनका मानना है कि ज्ञान भी पैसे की तरह चक्रवृद्धि होता है, जिससे व्यक्ति समय के साथ अधिक जागरूक और बुद्धिमान बनता जाता है। 93 हम क्या हकदार हैं, वॉट वी डिजर्व। चार्ली कहते हैं, एक अच्छा जीवन साथी पाने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छे जीवन साथी के लायक होना है। गुणवत्ता का आकर्षण। उनका मानना है कि गुणवत्ता को आकर्षित करती है, चाहे वह व्यवसाय में हो या विवाह में। 94 बड़े विचारों का उपयोग करना, यूजिंग बिग आइडियाज। चार्ली कहते हैं, बड़े विषयों में बड़े विचारों को जानें और उन्हें नियमित रूप से उपयोग करें, सभी, न कि केवल कुछ। बहुआयामी ज्ञान। चार्ली मनोविज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास में अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं और वे इस ज्ञान का उपयोग निवेश की दुनिया में करते हैं। उदाहरण, केंद्रीय बैंकिंग का अध्ययन करके चार्ली को पता था कि फेड को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय उनके तरजीही शेयर खरीदकर उनमें पूंजी डालनी चाहिए। इसी ज्ञान के कारण वे 2008 में वेल्स फार्गो के स्टॉक को $8.58 प्रति शेयर पर खरीद पाए, जबकि अन्य निवेशक डरकर भाग रहे थे। 95 करियर सलाह, करियर एडवाइस। चार्ली के करियर के लिए 3 नियम हैं। 1 कुछ भी ऐसा न बेचें जिसे आप खुद नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यदि आप उत्पाद में विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसे प्रभावी ढंग से नहीं बेच पाएंगे। 2 किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम न करें जिसका आप सम्मान और प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि वे आपको कुछ नहीं सिखा पाएंगे और आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाएंगे। 3 केवल उन लोगों के साथ काम करें जिनका आप आनंद लेते हैं, क्योंकि काम ही हमारा जीवन है और इसे उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जिनके साथ हम खुश हैं। 96 सब कुछ जानने वाले, नो इट ऑल्स। चार्ली कहते हैं, मैं उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ जो हमेशा आत्मविश्वास से ऐसे सवालों का जवाब देते हैं जिनके बारे में उनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता। विश्वास, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जिनके पास अपनी अज्ञानता स्वीकार करने की ईमानदारी नहीं है। 97 शिक्षा की बर्बादी, वेस्ट ऑफ एजुकेशन। चार्ली को ये देखकर निराशा होती है कि कैलटेक जैसे महान विज्ञान और इंजीनियरिंग स्कूलों के सबसे अच्छे और उज्ज्वल दिमाग पैसा कमाने वाले अभ्यास, मनी ग्रबिंग एक्सरसाइज में जा रहे हैं, जैसे कि वॉल स्ट्रीट के लिए जटिल गणितीय मॉडल डिजाइन करना। चार्ली का विचार, उन्हें लगता है कि सबसे अच्छे दिमागों को दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए इंजीनियरिंग समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए,
न कि वॉल स्ट्रीट के कैसीनो में जुए के खेल में जीतने के बेहतर तरीके खोजने पर। 98 मूर्खता स्वीकार करना। एडमिटिंग स्टुपिडिटी। चार्ली कहते हैं, मुझे लोग अपनी पूरी मूर्खता स्वीकार करते हुए पसंद हैं। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी गलतियों में अपनी नाक रगड़ूंगा तो मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा। यह सीखने के लिए एक अद्भुत तरकीब है। ओ सबक। हमें अपनी असफलताओं से तभी सीख सकते हैं जब हम उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करें और ठीक से जांच करें कि हम असफल क्यों हुए। बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्टें वॉरेन और चार्ली की गलतियों और उनसे सीखे गए सबक को उजागर करती हैं, जिससे वे एक ही गलती 2 बार नहीं करते। 99 गलतियां करना। मेकिंग मिस्टेक्स। चार्ली कहते हैं, आप बिना कई गलतियां किए पर्याप्त जीवन नहीं जी सकते। वास्तव में जीवन में एक तरकीब ये है कि आप गलतियों को संभालना सीख जाएं। ओ परिणाम। उनके जीवन में कई बड़ी गलतियां, जैसे हॉचचाइल्ड कोहन और यूएस एयरवेज में निवेश, हुई है, लेकिन इन गलतियों ने एक बेहतर निवेश रणनीति के लिए मंच तैयार किया, जो बाद में अरबों में भुगतान हुई। 100 विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन। चार्ली के अनुसार अत्यधिक विशेषज्ञता सफलता का तरीका है। अधिकांश लोग दुनिया को समझने की कोशिश करने के बजाय विशेषज्ञता हासिल करके बहुत बेहतर होते हैं। लाभ। विशेषज्ञता प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा के लिए एक बाधा प्रस्तुत करती है। जो लोग किसी चीज में विशेषज्ञता हासिल करते हैं और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं। 101 काम न करना। नॉट वर्किंग। चार्ली कहते हैं, मेरे जीवन में ये मेरा अनुभव रहा है। यदि आप बस सोचते और पढ़ते रहते हैं तो आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। चार्ली की दिनचर्या। चार्ली एक दिन में 600 पृष्ठ तक पढ़ते हैं, जिसमें 3 समाचार पत्र और कई किताबें शामिल हैं। उनका मानना है कि निवेश का खेल केवल बहुत सोचने और बहुत पढ़ने के बारे में है। 102 अपनी आय से अधिक खर्च न करना। नॉट लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। चार्ली के धन संचय की एक कुंजी ये थी कि वे अपनी युवावस्था में पैसा खर्च न करने के प्रति कट्टरपंथी थे। ओ जीवन शैली। उन्होंने लगभग 60 साल की उम्र तक अपनी पहली नई कार नहीं खरीदी और मल्टीमिलियनियर बनने के बाद भी एक उच्च मध्यम वर्ग के घर में रहे। दर्शन। हर बचाया गया डॉलर एक निवेश किया जा सकने वाला डॉलर था। अत्यधिक खर्च हमें दुखी कर सकता है, लेकिन कम खर्च करना और बुद्धिमानी से निवेश करना हमें अमीरी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाएगा। 103 पुराने को बाहर निकालना। आउट विद द ओल्ड। चार्ली कहते हैं, कोई भी वर्ष जिसमें आप अपने सबसे प्यारे विचारों में से एक को नष्ट नहीं करते, वह एक बर्बाद वर्ष है। विकास। ये विचार प्रक्रिया में विकास को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में सोच रहे हैं। व्यावसायिक दुनिया एक गतिशील वातावरण है जो बहुत कम समय में मौलिक परिवर्तन का अनुभव कर सकती है। उदाहरण, बिजली ने मोमबत्ती बनाने का व्यवसाय नष्ट कर दिया। टेलीविजन ने रेडियो व्यवसाय को मार डाला। विकिपीडिया ने विश्वकोश व्यवसाय को खत्म कर दिया। डिजिटल कैमरा ने कोडक को बर्बाद कर दिया। 104 एक नैतिक अनिवार्यता, अ मॉरल इम्परेटिव। चार्ली कहते हैं, तर्कसंगत होना एक नैतिक अनिवार्यता है। आपको कभी भी उतना मूर्ख नहीं होना चाहिए जितना आपको होने की आवश्यकता है। कांट का प्रभाव। यह इमैनुअल कांट के विचार का चार्ली का संस्करण है, जो तर्क देते थे कि तर्क सभी नैतिकता का स्रोत है। तर्क संगत होने का मतलब है अपनी भावनाओं को अनदेखा करना और अपने निर्णयों में तर्क और कारण का पालन करना। 105 सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। चार्ली कहते हैं, मैं कभी भी किसी ऐसी चीज में बहुत सफल नहीं हुआ जिसमें मेरी बहुत रुचि नहीं थी। और जुनून। सफल होने के लिए हमें किसी चीज में जुनून से दिलचस्पी होनी चाहिए। यह जुनून कच्ची बुद्धिमत्ता से अधिक ये निर्धारित करता है कि हम क्या करते हैं उसमें सफल होंगे या नहीं। स्टीव जॉब्स का उद्धरण, काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप महान मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका वही काम करना है जिसे आप प्यार करते हैं। 106 मितव्ययी होना, बीइंग फ्रूगल। चार्ली कहते हैं, एक महान रक्षा
यदि आप मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी मूर्खतापूर्ण जरूरतों का न होना है। यदि आपको बहुत अधिक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। रणनीति। चार्ली और वॉरेन दोनों ने अपने अधिकांश जीवन में कम खर्च करने पर जोर दिया ताकि निवेश करने के लिए बहुत सारी नकदी जमा हो सके। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे खरीदने की परवाह क्यों करेंगे, भले ही उसकी कीमत बढ़ जाए। 107 विचारधारा आइडियोलॉजी। चार्ली का मानना है कि अत्यधिक तीव्र विचारधारा से बचा जाना चाहिए क्योंकि ये किसी के दिमाग को बंद कर देती है। उदाहरण, वॉरेन बफेट चार्ली की मदद से ही ग्राहम के निवेश दृष्टिकोण की जंजीरों से मुक्त हो पाएं और सही कीमत पर महान कंपनियों में निवेश करने और उन्हें हमेशा के लिए रखने लगे। 108 विचारों का विनाश आइडिया डिस्ट्रक्शन। चार्ली कहते हैं, हम सभी हर समय विचारों को सीख रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। सही समय पर अपने विचारों का तेजी से विनाश करना आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे मूल्यवान गुणों में से एक है। और चुनौती, यह आसान लगता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग लंबे समय से रखे गए विचारों को छोड़ना पसंद नहीं करते। उदाहरण, बर्कशायर हैथवे के कपड़ा व्यवसाय को बंद करने का दर्दनाक निर्णय। 109 कैटेकिज्म। चार्ली कहते हैं, ओह, विश्वसनीय लोगों के साथ व्यवहार करना और बाकी सभी को अपने जीवन से बाहर निकालना कितना उपयोगी है। इसे एक कैटेचिज्म की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। विश्वास का महत्व। चार्ली इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास किसी भी व्यवसाय या व्यक्तिगत संबंध में एक निर्बाध वेब के लिए ग्रीस। यदि आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो चिंता और अक्षमता बहुत अधिक होती है। 110 कुकीकटर समाधान कुकी कटर सॉल्यूशंस। चार्ली का मानना है कि एक समाधान सभी के लिए काम नहीं करता है। व्यवसाय सभी अद्वितीय होते हैं और एक के लिए काम करने वाली संरचना दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती है। बर्कशायर का दृष्टिकोण। जब बर्कशायर हैथवे एक व्यवसाय खरीदता है, तो यह आमतौर पर मौजूदा संस्कृति को बरकरार रखता है और उसे बदलने में बहुत अनिच्छुक होता है। बर्कशायर अपने प्रबंधकों को विभिन्न प्रभागों में स्थानांतरित नहीं करता है, जिससे वे अपने व्यवसायों को सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित कर सकें। 111 सीखने की मशीनें लर्निंग मशीन्स। चार्ली कहते हैं, वॉरेन इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी सीखने की मशीनों में से एक है। वॉरेन के निवेश कौशल में 65 साल की उम्र के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निरंतर सीखने का महत्व। जो लोग वास्तव में अपने शिल्प में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वे सेवानिवृत्ति के बाद भी सीखना और खुद को बेहतर बनाना जारी रखते हैं। 112 ज्ञान का रहस्य सीक्रेट टू विजडम। चार्ली कहते हैं, इस पीढ़ी को देखें, उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मल्टीटास्किंग के साथ। मैं आत्मविश्वास से वॉरेन से कम सफलता की भविष्यवाणी करूंगा, जिसने केवल पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पढ़ने का महत्व। चार्ली का मानना है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको अपनी सीट पर बैठे बैठे ही मिलेगा। यही तरीका है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक आत्मकथाएं पढ़ने से बहुमुखी अनुभव और सबक मिलते हैं। 113 कानूनी व्यवसाय लीगल बिजनेस। चार्ली ने अपने पिता से सीखा कि समस्या पैदा करने वाले लोग कानूनी व्यवसाय का चलती फिरती खदान वॉकिंग बोनांजा होते हैं, जबकि जो लोग समस्याओं को जल्दी ठीक करते हैं, वे कोई कानूनी काम पैदा नहीं करते। पर चार्ली का सबक। यही एक कारण था कि चार्ली कानून व्यवसाय से बाहर निकल गए। 114 बुढ़ापा गेटिंग ओल्डर। चार्ली बुढ़ापे के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण रखते हैं, जिसे वे अधिक अनुभवी होने के रूप में देखते हैं। वह चिंता न करना। वे अनिवार्य चीजों के बारे में चिंता करने से इनकार करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर या कैलिफोर्निया के भूकंप। यह दृष्टिकोण उन्हें लगभग तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। 115 सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चार्ली कहते हैं, सभी मनुष्य बेहतर काम करते हैं जब उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ीकरण मिलता है। संबंधों में उपयोग। दोस्तों को आकर्षित करने का रहस्य दोस्त बनना है। मदद पाने का रहस्य मदद देना है।
लोगों को उत्कृष्टता प्राप्त करने का रहस्य उनकी सकारात्मक गुणों को सुदृढ़ करना है। 116 प्रोत्साहनजनित पूर्वाग्रह इंसेंटिव कॉज्ड बायस। चार्ली कहते हैं, आपके पास उन लोगों को ओवरराइड करने का आत्मविश्वास होना चाहिए जिनके पास आपसे अधिक साख है, जिनकी संज्ञानात्मकता प्रोत्साहनजनित पूर्वाग्रह या किसी इसी तरह की मनोवैज्ञानिक शक्ति से बाधित है। सेल्समैन का उदाहरण। चार्ली एक सीईओ की कहानी बताते हैं जिसने महसूस किया कि उसके सेल्समैन पुराने, अधिक महंगे उत्पाद बेच रहे थे क्योंकि उन पर उच्च कमीशन था। चार्ली की सलाह, विक्रेताओं से कुछ संशयवाद और स्वशिक्षा आवश्यक है क्योंकि वे अक्सर बिक्री करने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही वह आपके सर्वोत्तम हित में न हो। 117 संकीर्ण मानसिकता नैरो माइंडेडनेस। चार्ली कहते हैं, अधिकांश लोग एक मॉडल जैसे अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित होते हैं और सभी समस्याओं को एक ही तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, डेविड रिकार्डो का मुक्त व्यापार का आर्थिक सिद्धांत बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, जबकि कीनेसन सिद्धांत ब्याज दरें कम करके और पैसा छापकर बेरोजगारी से लड़ने की कोशिश करता है। चार्ली इसे समस्याओं को संभालने का एक बेवकूफ़ी भरा तरीका मानते हैं। 118 अच्छी तरह से जीना लिविंग वेल। चार्ली कहते हैं, बुढ़ापे का सबसे अच्छा कवच उसके पहले का अच्छी तरह से बिताया गया जीवन है। ओ जीवन शैली। चार्ली ने शारीरिक व्यायाम से परहेज किया है, ब्रिज खेलने और किताबें पढ़ने के अलावा, क्योंकि उनका मानना है कि जितना कम आप अपने शरीर को ड्राइव करते हैं उतना ही कम वह घिसेगा और उतना ही अधिक समय तक चलेगा। 119 विवाह सलाह मैरिज एडवाइस। चार्ली की सलाह है, विवाह में आपको अच्छे रूप और चरित्र वाले व्यक्ति की तलाश नहीं करनी चाहिए, आपको कम उम्मीदों वाले व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। ओ खुशी। एक उच्च उम्मीदों वाला जीवनसाथी कभी खुश नहीं होता और आप उसे खुश करने की कोशिश में अपना जीवन दुखी बिताएंगे। 120 चिंतित अमीर द वरीड रिच। चार्ली बर्कशायर हैथवे के कुछ शेयरधारकों के बारे में बात करते हैं जो चिंतित हैं क्योंकि वह और वॉरेन बफेट बूढ़े हो रहे हैं। चार्ली का दृष्टिकोण। वे कहते हैं कि यदि आपको 40 साल तक वॉरेन बफेट जैसा व्यक्ति मिला है तो बास्टर्ड अंततः मर जाता है, तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रांसिस बेकन ने भी देखा कि कुछ लोग जितने अमीर होते हैं उतने ही अधिक दुखी होते हैं। 121 कोका कोला कंपनी द कोका कोला कंपनी। चार्ली का मानना है कि कोका कोला एक मजबूत कंपनी है और बहुत अच्छा करेगी। यह अभी भी बैरल में मछली को गोली मारने जैसा है। दृष्टिकोण। हालांकि फुल शुगर कोक की बिक्री घट रही है, कंपनी के पास 500 से अधिक विभिन्न ब्रांड हैं और 200 से अधिक देशों में प्रतिदिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बेचती है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती है, कोक के ग्राहक भी बढ़ते हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ वृद्धि होती है। 122 ईर्ष्या एनवी। चार्ली कहते हैं, खैर, ईर्ष्या और जलन ने क्या 10 आज्ञाओं में से 2 को बनाया। प्रेरणा। वॉरेन बफेट ने आधा दर्जन बार कहा है, दुनिया को लालच नहीं बल्कि ईर्ष्या चलाती है। चार्ली का मानना है कि ईर्ष्या और जलन पूरी तरह से दुखी कर सकती हैं। 123 पढ़ना रीडिंग। चार्ली कहते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाना जो हर समय पढ़ता न हो। कोई नहीं। शून्य। महत्व। चार्ली खुद एक अत्यधिक पाठक रहे हैं और उनका मानना है कि पढ़ना ही उन्हें दूसरों से आगे ले गया है। 124 झटके सहना टेकिंग द ब्लोज। चार्ली कहते हैं, जीवन हमेशा कुछ लोगों को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएगा और दूसरों की मदद करेगा। जीवन के झटकों को सहने की अधिक इच्छा होनी चाहिए। दृष्टिकोण। वह हर समय शिकायत करने और शिकायत करके इसे ठीक करने के बजाय जीवन को जैसा वह गिरता है वैसे ही स्वीकार करने की बात करते हैं। 125 बेकार की चिंता यूजलेस वरी। चार्ली कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों के बारे में चिंता करने में अपना समय बिताना बहुत रचनात्मक है जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। वित्त में आपदाएं। वित्त की दुनिया में लगभग हर 8 से 10 साल में एक भयानक चीज होती है, मुख्य रूप से अत्यधिक लिवरेज बैंकिंग प्रणाली के कारण।
चार्ली की सलाह, अपने पैसे का प्रबंधन करते समय ये पहचाने कि एक भयानक चीज होने वाली है, लेकिन जीवन के बाकी हिस्सों में आप एक मूर्खतापूर्ण आशावादी हो सकते हैं। 126 सीखने की मशीनें, लर्निंग मशीन्स। चार्ली कहते हैं, मैं लगातार ऐसे लोगों को जीवन में ऊपर उठते देखता हूँ जो सबसे स्मार्ट नहीं होते, कभी कभी सबसे मेहनती भी नहीं होते, लेकिन वे सीखने की मशीनें होते हैं। घ चक्रवृद्धि लाभ, वे हर रात थोड़े समझदार होकर सोते हैं जितना वे सुबह उठे थे, और यह विशेष रूप से तब बहुत मदद करता है जब आपके पास एक लंबा रास्ता तय करना हो। चार्ली खुद 92 साल की उम्र में भी सीखने की मशीन बने हुए हैं। 127 त्रासदी, ट्रेजेडी। चार्ली कहते हैं, आपको कभी भी जब एक अविश्वसनीय त्रासदी का सामना करना पड़े तो एक त्रासदी को 2 या 3 में बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इच्छाशक्ति की कमी है। उदाहरण, बर्कशायर के एक शुरुआती शेयरधारक सैम फ्रीड ने ऑशविट्ज की भयावहता से अपनी शुद्ध इच्छाशक्ति से बचे। 128 मल्टीटास्किंग। चार्ली कहते हैं, मुझे लगता है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फोकस का महत्व, चार्ली का मानना है कि यदि आपके पास गहराई से सोचने का समय नहीं है तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों को एक बड़ा लाभ दे रहे हैं जो गहराई से सोचते हैं। चार्ली की तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त रही है। 129 खुशी, फेलिसिटी। चार्ली से पूछा गया कि उनके जीवन में सबसे अधिक व्यक्तिगत खुशी किस व्यक्ति ने दी, और उन्होंने कहा, वह मेरी पत्नी का पहला पति होगा। अर्थ, यह उनका चतुर तरीका है ये कहने का कि उनकी दूसरी पत्नी नैन्सी ने उन्हें बहुत खुशी दी, और संभवतः उनके पहले पति ने उनकी उम्मीदों को बहुत कम कर दिया था। 130 स्वास्थ्य, हेल्थ। चार्ली कहते हैं, मैं जो खाना चाहता हूँ वही खाता हूँ। मैंने कभी अपने स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी कोई व्यायाम नहीं किया जो मैं नहीं करना चाहता था। प्राथमिकता, उनके अनुसार यदि उन्हें कोई सफलता मिली है तो वह इसलिए आई क्योंकि उन्होंने चीजों को अच्छी तरह से सोचने पर जोर दिया। वे जॉगिंग या शारीरिक व्यायाम करने वाले लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन खुद इसे सफलता का मार्ग नहीं मानते। 131 एक सहज वेब, अ सीमलेस वेब। चार्ली कहते हैं, सभ्यता का उच्चतम रूप योग्य विश्वास का एक सहज वेब है। बहुत कम प्रक्रिया, बस पूरी तरह से विश्वसनीय लोग एक दूसरे पर सही ढंग से भरोसा करते हैं। विश्वास का महत्व, बर्कशायर की कॉर्पोरेट संस्कृति ये है कि यदि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो आपको उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। पीटर किविट, एक निर्माण टाइकून, के अनुसार ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यदि लोग ईमानदार नहीं हैं तो स्मार्ट और मेहनती होने से भी वे आपको धोखा दे सकते हैं। 132 चूके हुए अवसर, मिस्ड चांसेस। चार्ली का मानना है कि एपिक्टेटस का दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, जो मानते थे कि जीवन में हर चूका हुआ अवसर अच्छी तरह से व्यवहार करने का अवसर था। जीवन में हर चूका हुआ अवसर कुछ सीखने का अवसर था। सबक, चार्ली के निवेश जीवन में हर नुकसान एक सीखने का सबक रहा है। उनकी शुरुआती विफलताओं जैसे कपड़ा, जूते, खुदरा वस्त्र और एयरलाइंस में व्यवसाय ने उन्हें उपभोक्ता एकाधिकार वाली कंपनियों की पहचान करने और नकदी जमा करने की अंतर्दृष्टि दी, जिससे वे बाद में अरबों कमा सके। 133 खुद से झूठ बोलना, लाइंग टू वन सेल्फ। चार्ली एक कहानी साझा करते हैं जहां उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि खुद से झूठ बोलना कि वे कैंडी बदल देंगे आपके दिमाग को बर्बाद कर देगा। सार्त्र का विचार, फ्रांसीसी दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र ने खुद से झूठ बोलने को बुरी आस्था, बैड फेथ, कहा है, क्योंकि यह सत्य को नकारता है और व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक ताने बाने को नष्ट कर सकता है। 134 सत्य, ट्रूथ। चार्ली लुइस विंसेंटी के नियम को उद्धृत करते हैं, सच बोलो और आपको अपने झूठ याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अखंडता, लुइस विंसेंटी, एक वकील और वेस्को फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, अपनी अखंडता और प्रत्यक्षता के लिए जाने जाते थे, और चार्ली और वॉरेन दोनों पर उनका बहुत प्रभाव था।
135 दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव। चार्ली कहते हैं, एक राय पर गर्व करना बुरा है यदि आप दूसरे पक्ष के तर्कों को अपने विरोधियों से बेहतर ढंग से नहीं बता सकते। मानसिक अनुशासन। यह अभ्यास कानून में उनके शुरुआती प्रशिक्षण से आता है, जहां दोनों पक्षों के तर्कों को जानना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपको यह पता चल सकता है कि दूसरा पक्ष सही था और आप गलत थे। 136 बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिन। चार्ली कहते हैं, यदि आप खुद मानसिक रूप से वयस्क बनने के लिए पर्याप्त समझदार हैं, तो आप अपने से अधिक स्मार्ट लोगों को मात दे सकते हैं। बस सभी विषयों से मुख्य विचारों को उठाएं, न कि केवल कुछ, और आप उनसे बहुत अधिक बुद्धिमान होंगे। ज्ञान का विस्तार। चार्ली विभिन्न क्षेत्रों जैसे डार्विन का विकासवाद, आइंस्टीन का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग और अन्य विषयों के बारे में गहराई से जानते हैं, जिससे उन्हें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलता है। 137 चिंतन रिफ्लेक्शन। चार्ली कहते हैं, मुझे आप सभी पसंद हैं क्योंकि आप मुझे मेरी याद दिलाते हैं। किसे अपनी ही छवि वापस देखकर पसंद नहीं आता। ये एक मानवीय और विनोदी टिप्पणी है जो उनके आत्म जागरूकता और दूसरों के साथ संबंध को दर्शाती है। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विवरण आपको चार्ली मुंगेर के विचारों को समझने में मदद करेगा। यहाँ चार्ली मुंगेर के जीवन और निवेश दर्शन से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। निवेश के बारे में चार्ली के विचार। चार्लीज थॉट्स ऑन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। ओ शानदार व्यवसाय उचित मूल्य पर। वॉरेन बफेट ने कहा है कि चार्ली ने उन्हें सिखाया कि शानदार व्यवसायों को उचित मूल्य पर खरीदना बेहतर है, बजाय इसके कि उचित व्यवसायों को अद्भुत मूल्य पर खरीदा जाए। चार्ली और वॉरेन ने महसूस किया कि कुछ व्यवसायों की आर्थिक स्थिति इतनी असाधारण होती है कि उनकी आंतरिक कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। ओ जल्दी पैसा कमाना खतरनाक है। चार्ली का मानना है कि जल्दी अमीर बनने की चाहत खतरनाक है क्योंकि इसमें अक्सर शेयर या अन्य संपत्तियों के अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना शामिल होता है। ओ योग्यता का दायरा। चार्ली का सुझाव है कि हमें उन्हीं व्यवसायों में निवेश करना चाहिए जिन्हें हम समझते हैं। जो व्यवसाय हमारी योग्यता के दायरे से बाहर हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ओ मूर्खता से बचें। उनका निवेश दर्शन इस बात पर आधारित है कि एक दूरदर्शी निवेशक बनने के बजाय मूर्खता करने से बचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब बाजार किसी अच्छी कंपनी के शेयर को उसकी वास्तविक कीमत से कम पर आंकता है, तो उसे खरीदना और लंबे समय तक अपने पास रखना। ओ आगे बढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए कि कब किसी निवेश से बाहर निकलना है, खासकर जब नए तथ्य या जानकारी से आपके पक्ष में बनी संभावनाएं बदल जाएं। ओ सरल अवसर। इजी शूटिंग। कभी कभी बाजार ऐसे निवेश के अवसर प्रदान करता है जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनका विरोध करना मुश्किल होता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब बाजार में घबराहट होती है और स्टॉक की कीमतें गिर जाती हैं, जिससे चार्ली के लिए अच्छे, कम कीमत वाले व्यवसायों को देखना आसान हो जाता है। ओ वॉरेन पर चार्ली का प्रभाव। चार्ली ने वॉरेन बफेट को बेंजामिन ग्राहम की सिर्फ मोल भाव खरीदने की सीमित सोच से आगे बढ़ने में मदद की। ओ धैर्य रखें और बैठे रहें। चार्ली की महत्वपूर्ण निवेश रणनीति है कि असाधारण व्यवसायों को खरीदें और उन्हें कई सालों तक बनाए रखें, बजाय इसके कि आप बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए बार बार खरीद बिक्री करें। इससे आपको करों में लाभ मिलता है और समय के साथ निवेश की वैल्यू बढ़ती है। ओ जब मौके अनुकूल हों तो बड़ा दाव लगाएं। चार्ली सलाह देते हैं कि अच्छे विचार दुर्लभ होते हैं। जब संभावनाएं आपके पक्ष में हों तो बड़ा दाव लगाएं। ओ भीड़ का अनुकरण न करें। भीड़ की नकल करने से आप औसत से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ओ दूरदर्शिता। चार्ली भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता है कि बाजार में अत्यधिक उत्साह और फिर गंभीर गिरावट के दौर आते रहेंगे। ओ वित्तीय संकट ही अवसर है। चार्ली का मानना है कि चक्रीय वित्तीय संकट पूंजीवाद की प्रकृति में है। ऐसे समय में घबराहट के कारण अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दामों पर बिकते हैं, जो खरीदारी के बेहतरीन अवसर पैदा करते हैं। ओ नकदी महत्वपूर्ण है। चार्ली सलाह देते हैं
कि अपने चेकिंग खाते में $10 मिलियन नकद रखें, ताकि जब कोई अच्छा सौदा सामने आए तो आप उसका लाभ उठा सकें। बर्कशायर हैथवे भी $72 बिलियन नकदी रखता है, सही सौदे का इंतजार करते हुए। स्टॉक की कीमतें। बॉन्ड और रेमब्रांड। स्टॉक का मूल्यांकन दो तरह से होता है, बॉन्ड की तरह भविष्य के नकदी प्रवाह पर आधारित और रेमब्रांड चित्रों की तरह बढ़ती मांग पर आधारित। चार्ली और वारेन का मानना है कि उत्कृष्ट कंपनियों के इक्विटी बॉन्ड तब खरीदने चाहिए जब हर कोई उन्हें बेच रहा हो। टैक्स आश्रयों से बचें। चार्ली ने देखा है कि लोग टैक्स से बचने की कोशिश में अक्सर खराब व्यावसायिक उद्यमों में निवेश करके बड़ी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स में बचत से ज्यादा नुकसान होता है। उदारता से खरीदे। गम्शन चार्ली का मानना है कि जब किसी बेहतरीन व्यवसाय में निवेश करने का मौका मिले तो उसे आक्रामक रूप से खरीदना चाहिए। ये मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे समय में बाजार गिर रहा होता है और निवेशक डरे हुए होते हैं। वित्तीय स्मृतिभ्रंश। फाइनेंशियल डिमेंशिया। वित्तीय दुनिया आपदाओं को जल्दी भूल जाती है, जिससे वही मूर्खताएं बार बार दोहराई जाती हैं। चार्ली इस बात का फायदा उठाते हैं और बाजार में गिरावट के लिए बड़ी मात्रा में नकदी तैयार रखते हैं। व्यवसाय का मूल्यांकन। निवेशक अक्सर व्यवसायों के मूल्यांकन में गलत होते हैं, खासकर जब वे किसी व्यवसाय को उसकी दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं से बहुत कम आंकते हैं। ये गलत मूल्यांकन ही चार्ली के लिए खरीदारी के अवसर पैदा करता है। इंतजार करना सबसे कठिन काम है। चार्ली कहते हैं कि इंतजार करना ही निवेशक के रूप में सबसे अधिक मदद करता है, लेकिन बहुत से लोग इंतजार नहीं कर सकते। अधिकांश निवेशक अधीर होते हैं और अक्सर अधिक कीमत चुकाते हैं। प्रवेश करना। वेडिंग इन। चार्ली कहते हैं कि जब हालात वाकई भयानक होते हैं तो वे बाजार में कदम रखते हैं, जब कोई और ऐसा नहीं करता। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वे नकदी का एक बड़ा ढेर लेकर बैठे रहते हैं, जबकि अधिकांश अन्य निवेश फंड 100% निवेशित होते हैं। कोई एक फॉर्मूला नहीं। निवेश में सफलता के लिए कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए व्यवसाय, मानव स्वभाव और संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत होती है। प्रौद्योगिकी पर। आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रौद्योगिकी कब आपके व्यवसाय में मदद करेगी और कब उसे नुकसान पहुंचाएगी। यह उन कंपनियों को अधिक लाभ पहुंचाती है जिनके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ होता है। सबसे अच्छा व्यवसाय। चार्ली का बड़ी पैसा समीकरण कहता है, उचित मूल्य पर एक महान व्यवसाय महान मूल्य पर एक उचित व्यवसाय से बेहतर है। व्यवसाय, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर चार्ली के विचार। चार्ली ऑन बिजनेस, बैंकिंग एंड द इकोनॉमी। महामंदी। चार्ली, जिन्होंने महामंदी का दौर देखा है, हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक पतन कितना बुरा हो सकता है, जिससे भयानक परिणाम होते हैं। बैंकों का विनियमन। चार्ली का मानना है कि बैंक खुद को स्वेच्छा से नियंत्रित नहीं करेंगे। उन्हें वयस्क पर्यवेक्षण, सरकारी नियमन की जरूरत है। उनका मानना है कि ग्लास-स्टीगल अधिनियम को रद्द करना, जिसने सट्टेबाजी वाले निवेश बैंकों को रूढ़िवादी वाणिज्यिक बैंकों से अलग किया था, कांग्रेस द्वारा की गई सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक थी। बहुत बड़े बैंक विफल नहीं हो सकते। टू बिग टू फेल। चार्ली कहते हैं कि विफलता के बिना पूंजीवाद नरक के बिना धर्म जैसा है। बहुत बड़े बैंक विफल नहीं हो सकते कि सरकारी नीति से लापरवाह बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है, लेकिन यह बाजार में बड़े उतार चढ़ाव के दौरान बेहतरीन निवेश के अवसर भी पैदा करता है। उधार लिया गया पैसा। चार्ली इसे घिनौना मानते हैं जब वित्तीय संस्थाएं कमजोर लोगों को उच्च लागत वाला क्रेडिट देती हैं। यह उधार लिया गया पैसा और उपभोक्ता खर्च अक्सर आर्थिक बुलबुले बनाते हैं, जो अंततः फट जाते हैं, जिससे नौकरियां चली जाती हैं और घर के मालिक अपना कर्ज नहीं चुका पाते। फ्री मार्केट की मूर्खता। पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन की मुक्त बाजार की नीति ने इंटरनेट और आवाज बुलबुलों को अनदेखा किया, जिससे बाद में वित्तीय संकट आया। चार्ली इसे अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण मानते हैं। वॉल स्ट्रीट की अतिरंजना। चार्ली का कहना है कि आज की वॉल स्ट्रीट की अत्यधिक गतिविधियां, जहां बुद्धिजीवी
कागज के टुकड़ों को खरीदने और बेचने में लगे हैं, उन्हें सोडोम और गोमोरा की याद दिलाती है। ओ धन का प्रभाव, वेल्थ इफेक्ट। चार्ली का मानना है कि धन प्रभाव यानी संपत्ति की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ता खर्च का बढ़ना अर्थशास्त्रियों की सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओ पैसा छापना। चार्ली कहते हैं कि लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि राजनेता वोट पाने के लिए पैसा छापने की शक्ति का उपयोग करते हैं। ओ संपत्ति मुद्रास्फीति, एसेट इन्फ्लेशन। चार्ली बताते हैं कि मुद्रास्फीति संपत्ति मालिकों जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट के लिए अच्छी होती है, जबकि नकदी या बॉन्ड रखने वालों के लिए बुरी। ओ नियंत्रण से बाहर बैंकर्स। चार्ली का कहना है कि आप बैंकर्स पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते, वे हेरोइन के आदी लोगों की तरह हैं। ओ डेरिवेटिव का खतरा। डेरिवेटिव्स का समझदारी से व्यापार करना चोरी करने के लाइसेंस जैसा है, लेकिन ये वित्तीय प्रणाली को भारी जोखिम में डालता है और चार्ली को एक ऐसी दुनिया पसंद थी जहां कम जुआ होता था। ओ कैरी ट्रेड की मूर्खता। कैरी ट्रेड, जिसमें कम ब्याज दर पर बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेकर उच्च दर पर निवेश किया जाता है, बेहद जोखिम भरा होता है और इसने लेहमन ब्रदर्स जैसे कई वॉल स्ट्रीट फर्मों को बर्बाद कर दिया। ओ सीज कैंडीज, ब्रांड की शक्ति। सीज कैंडी से चार्ली ने एक अच्छे ब्रांड की शक्ति सीखी। उन्हें पता चला कि वे सालाना 10% कीमतें बढ़ा सकते हैं और ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कंपनी की आंतरिक कीमत लगातार बढ़ती रहती है। ओ कम उत्तोलन, लेस लेवरेज। बर्कशायर हैथवे हमेशा कम उत्तोलन, कम कर्ज का उपयोग करता है और उन कंपनियों में निवेश करने से बचता है जिनका ऋण से इक्विटी अनुपात अधिक होता है। चार्ली ने सीखा है कि उत्तोलन और ईर्ष्या एक घातक संयोजन है। ओ मास्टर प्लान नहीं। बर्कशायर में कभी कोई मास्टर प्लान नहीं रहा है। चार्ली का मानना है कि व्यापार की दुनिया गतिशील है और योजनाएं बदलती रहती हैं, इसलिए लचीलापन महत्वपूर्ण है। ओ जीवन, शिक्षा और खुशी पर चार्ली की सलाह। चार्लीज एडवाइस ऑन लाइफ, एजुकेशन एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ओ एक एक कदम करके। चार्ली का जीवन में आगे बढ़ने का इंक्रीमेंटल दृष्टिकोण है। हर दिन थोड़ा और बुद्धिमान बनने की कोशिश करें जितना आप सुबह थे। ओ जो हमें मिलता है उसके हम हकदार होते हैं। चार्ली का मानना है कि जीवन के मामलों में हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। एक अच्छा जीवन साथी पाने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छा जीवन साथी बनने के लायक होना है। ओ बड़े विचारों का उपयोग। चार्ली सलाह देते हैं कि आपको सभी बड़े विषयों जैसे मनोविज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास के बड़े विचारों को जानना चाहिए और उनका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। ओ करियर सलाह। उनकी 3 महत्वपूर्ण करियर सलाह हैं। 1. ऐसी कोई चीज न बेचें जिसे आप खुद नहीं खरीदेंगे। 2. ऐसे किसी के लिए काम न करें जिसका आप सम्मान और प्रशंसा नहीं करते। और 3. केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करें जिनके साथ आपको मजा आता है। ओ गलतियों को स्वीकार करना। चार्ली मानते हैं कि आप बिना कई गलतियां किए एक पर्याप्त जीवन नहीं जी सकते। उनसे सीखने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ओ विशेषज्ञता। चार्ली का कहना है कि अत्यधिक विशेषज्ञता सफलता का मार्ग है। विशेषज्ञता आपको प्रतिस्पर्धा से बचाती है और भीड़ से अलग करती है। ओ काम ना करना। चार्ली कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन का अनुभव रहा है, अगर आप बस सोचते और पढ़ते रहते हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ओ सादा जीवन। चार्ली और वारेन ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा ऊपरी मध्यम वर्ग के घरों में बिताया और पुरानी कारें चलाईं, ताकि उनके खर्च कम रहें और वे निवेश के लिए नकदी जमा कर सकें। ओ विचारों को नष्ट करना। हर वो साल जिसमें आपने अपने सबसे प्रिय विचारों में से एक को नष्ट नहीं किया, वह एक बेकार साल है। ये दर्शाता है कि हमें बौद्धिक विकास के लिए लगातार अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए और नए बदलावों को अपनाना चाहिए। ओ नैतिक अनिवार्यता। चार्ली के अनुसार तर्कसंगत होना एक नैतिक अनिवार्यता है। आपको कभी भी उतना मूर्ख नहीं होना चाहिए जितनी आपको जरूरत नहीं है। ओ सफलता का रहस्य।
मुझे कभी भी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली जिसमें मेरी बहुत रुचि नहीं थी। उनका मानना है कि सफलता के लिए जुनून बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओ पढ़ना। चार्ली कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो हर समय पढ़ता न हो, एक भी नहीं। ओ मल्टीटास्किंग। चार्ली का मानना है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि वे किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच नहीं पाते। ओ योग्य विश्वास का सहज जाल। चार्ली योग्य विश्वास के एक सहज जाल को सभ्यता और व्यक्तिगत जीवन का उच्चतम रूप मानते हैं, जहां लोग प्रक्रियाओं के बजाय एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। तो ये था द ताओ ऑफ चार्ली मुंगे का सार, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि क्लियर थिंकिंग, पेशेंस और सिंप्लिसिटी से हम जिंदगी और इन्वेस्टिंग दोनों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम किसी नए विचारक की सोच आपके लिए लेकर आएं, आप सबसे पहले सुनें। याद रखिए, असली रिचनेस सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक समरी में।